उसका स्कूल के दबंग लड़के से भी एक वादा था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा खत्म होने के बाद वे उस कपूर के पेड़ के नीचे एक दूसरे से अपने दिल की बात कहेंगे। लेकिन जब लड़की तेजी से तय जगह पर पहुंची तो वह लड़का जो हमेशा समय पर आता था बल्कि उससे पहले आकर उसका इंतजार करता था, इस बार नहीं आया। वह उसके लिए सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ गया था जिस पर आंसुओं के निशान थे। लीलुओ, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ोगी तब तक परीक्षा खत्म हो चुकी होगी। मत रो, लेकिन मुझे पता है तुम जरूर रोगी। माफ करना, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। मैं परीक्षा देने नहीं गया और न ही उस कपूर के पेड़ के नीचे तुम्हारा इंतजार किया। मैं एक झूठा पिल्ला हूँ। शायद इस जिंदगी में अब कभी संभल नहीं पाऊंगा। तुम मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगी और ढूंढने की कोशिश भी मत करना। मैंने अपना सिम कार्ड फेंक दिया है और सारे संपर्क तोड़ दिए हैं। दादी के ऑपरेशन का खर्च एक एक पैसा ईमानदारी से कमाया गया है। साफ सुथरा पैसा है। तुम बेफिक्र होकर उसे इस्तेमाल करना। खुद को किसी तरह का बोझ मत समझना और उसे लौटाने के बारे में भी मत सोचना। ये दुकान मेरे लिए एक पुराना सपना भी थी और एक बेड़ी भी। ये लोग जो इतनी हिम्मत से यहाँ आते थे, तुम्हें धमकाते थे, उसकी वजह सिर्फ मैं था, क्योंकि मैं यही था। मैं भाग नहीं सकता था, इसलिए मुझे इसे बेचना पड़ा। सिर्फ मेरे पूरी तरह गायब हो जाने के बाद मेरे पिता के छोड़े हुए कर्ज तुम लोगों तक नहीं पहुंचेंगे। अगर इस दुकान के बदले तुम और दादी सुकून की जिंदगी पा सको और तुम्हें बिना किसी चिंता का भविष्य मिल सके तो ये सौदा सच में बहुत अच्छा। और शायद यही आखिरी काम है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। उस दिन स्कूल के बाद गली में तुमने कहा था कि हम दोनों साथ निकलेंगे और रोशनी वाली जगह पर जाएंगे। उस वादे का पहला हिस्सा मैंने अकेले पूरा कर दिया। जिस छोटे शहर से तुम निकलोगी उसे देखते हुए दूसरा हिस्सा तुम्हें मेरी जगह पूरा करना होगा। डोंगजो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर तुम चाहो तो उससे भी बेहतर यूनिवर्सिटी देख सकती हो। तुम्हारे अंक इतने अच्छे हैं कि तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। खुद को किसी के कारण मत बांधना, मेरे कारण भी नहीं। मैं डोंगजो नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं पता मेरी अगली मंजिल कहाँ होगी। शायद और दक्षिण में कोई फैक्ट्री या शायद और उत्तर में कोई शहर जहाँ पैसे कमा सकूं, जहाँ कोई मुझे न जानता हो, मैं वहीं जाऊंगा। अगर मैं स्वार्थी होता तो शायद तुमसे वादा कर ले तुम्हारे साथ उसी शहर में रहता, तुम्हें अपने पास रखता और इस दलदल में साथ फंसा रहता। लेकिन तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस टूटी हुई जिंदगी में तुमसे मिलना शायद भगवान की मेरे ऊपर आखिरी मेहरबानी थी। ये दिन ऐसे थे जैसे चुराया हुआ कोई सुंदर सपना। उस सपने में सिर्फ खत्म न होने वाले सवाल थे, इस गर्मी की झींगुरों की आवाज थी और तुम्हारा वह चेहरा था जब तुम कहती थी कि हम साथ भविष्य में जाएंगे। सब बहुत सुंदर था, लेकिन अब सपना टूट गया और मुझे भी जाना होगा। अगले 4 साल अच्छे से पढ़ना, दुनिया को खुलकर देखना, समय बर्बाद मत करना, अपने संघर्षों को बेकार मत जाने देना और सबसे बढ़कर खुद को निराश मत करना। तुम्हारी दुनिया बहुत बड़ी होनी चाहिए, इस अंधेरे और नमी भरे छोटे शहर में नहीं, और न ही किसी टूटी हुई मरम्मत की दुकान के खंडहरों में। वे सारे उधार के कागज अब बेकार हो चुके हैं। तुम्हें पूरी जिंदगी मजदूरी करने की जरूरत नहीं और न ही खुद को किसी का कर्जदार समझने की। अगर हिसाब करना ही है तो समझ लेना कि इस दौरान तुम्हारा साथ 10,000 युआन के बराबर था। तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ऊंचा उड़ना, पीछे मुड़कर मत देखना, अपना ख्याल रखना, पिल्ला। इन 2 शब्दों को देखते ही लीलू का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें धुंधली हो गई, आंसू चिट्ठी को भिगोते रहे। उसे अचानक उस लड़के का चेहरा याद आ गया और तब लीलू को आखिरकार समझ आया उस दिन गली में उसकी वह खामोश नजर क्यों थी। उसे समझ आया कि उसने क्यों कहा था मैंने सुन ली, क्यों उसने खुद को पिल्ला कहा, क्यों उसने उसे दूर धकेला। वह चाहता था कि वह और ऊंचा उड़ सके। उसने कहा था पीछे मत देखना, क्योंकि उसके पीछे अब कोई नहीं था। पहाड़ की चोटी से गुजरती हवा सारी आवाजें अपने साथ ले गई। लीलू ने चिट्ठी को कसकर पकड़ लिया। वह कीचड़ भरे आंगन में सिकुड़ कर बैठ गई और चुपचाप टूट कर रोने लगी। आखिरकार वह चीख पड़ी। उसकी आवाज टूट चुकी थी। तुमने कहा था हम साथ निकलेंगे, तुमने कहा था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। लीलो को नहीं पता था वह पहाड़ से वापस कैसे लौटी, जैसे कोई भटकती आत्मा हो। घर पहुंचते ही दादी घबरा गई। उन्होंने जल्दी से उसके लिए तौलिया लाया। तुम्हारे बाल ऐसे कैसे हो गए? क्या हान शो तुम्हारे साथ नहीं आया? ये नाम सुनते ही लीलुओ फिर रो पड़ी। वह दादी की बाहों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह चला गया दादी, वह चला गया, वह मुझे अकेला छोड़ गया। दादी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर जैसे सब समझ गई उन्होंने धीरे से उसकी पीठ हटाई। उनकी आंखें भी लाल हो गई। वो वापस आएगा, मत रो। लेकिन उसी रात लीलुओ को तेज बुखार हो गया। बेहोशी में भी वह बार बार हानशू का नाम पुकारती रही। दादी उसका हाथ पकड़कर कहती रही सब ठीक हो जाएगा लुओ, लुओ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में सब ठीक होने वाला था? वह लड़का जिसने अपनी पूरी जवानी उसकी जिंदगी रोशन करने में लगा दी, वह लड़का जिसने अपना सपना अपने हाथों में संजोया, वह लड़का जो पहली बार अपने प्यार के साथ भविष्य चाहता था, वह ऐसे ही बारिश में गायब हो गया बिना अलविदा कहे। और कई 100 किलोमीटर दूर एक हरी ट्रेन में हानशू ठंडी खिड़की से कर बैठा था। उसकी उंगलियां अनजाने में कलाई की लाल डोरी को सहला रही। शायद वही एक चीज थी जो वह अपने साथ ले गया, उस छोटे शहर की याद, उन दिनों की याद और ली लुओ की आखिरी निशानी। ट्रेन उसे लेकर उस बरसाती मौसम से दूर जा रही, एक अनजाने भविष्य की ओर, एक ऐसे भविष्य की ओर जहाँ लीलुओ नहीं थी। उसकी आंखों के कोने से चुपचाप एक आंसू बह निकला। उसने आंखें बंद कर ली। माफ करना लीलुओ, ये बीमारी बहुत अचानक आई, जैसे पूरे साल के आंसू और थकान एक साथ फूट पड़े। बुखार उतरता फिर लौटा बार बार। लीलुओ दिन भर सोती रहती। उसे दिन और रात का फर्क भी समझ नहीं आता। उसके सपनों में हमेशा वही बरसाती छोटा शहर आता। कभी मरम्मत की दुकान दिखाई देती, हानशू मेज पर बैठकर लैंप ठीक कर रहा होता और लीलुओ उसके पास बैठकर सवाल हल कर रही होती। कभी वे दोनों उत्तरी पहाड़ की चोटी पर सूर्योदय देख रहे होते। तभी हानशू अचानक कहता मैं जा रहा हूँ और मुड़कर चला जाता। लीलुओ घबरा कर उसे पकड़ने दौड़ी, लेकिन उसके हाथ सिर्फ खाली हवा पकड़ पाए। सबसे साफ सपना वह था जिसमें मिसेस लू आती, व्हील चेयर पर बैठी हुई, चेहरा पीला था लेकिन मुस्कान बहुत कोमल थी। उन्होंने कहा लो लुओ, शो को दोष मत दो, वह तुम्हारी रक्षा कर रहा है। रोते हुए लीलू ने पूछा हानशू कहाँ गया है? लेकिन मिसेस लू ने सिर्फ उसके बाल सहलाए। फिर पूरा सपना टूटने लगा। हर बार जागने पर उसका तकिया आंसुओं से भीगा होता। हानशू
हानशू वह रोते हुए उसका नाम पुकारती, आवाज टूट जाती। मेडिकल टीम के डॉक्टर ने कहा लगातार बारिश और बहुत ज्यादा भावनात्मक सदमे की वजह से उसे तेज बुखार और हल्का निमोनिया हो गया। दवा दी गई और सख्त आराम करने को कहा गया। 5वें दिन की सुबह आखिरकार लीलू का बुखार उतर गया। वह बिस्तर पर लेटी छत को देख रही, दिल पूरी तरह खाली था। लोलू जाग गई। दादी बाजरे की खिचड़ी लेकर कमरे में आई। उनकी आंखों में चिंता भरी थी। थोड़ा खा लो, डॉक्टर ने कहा तुम्हें कुछ खाना होगा। लीलू ने धीमे से पूछा दादी क्या वो वापस आ गया? दादी की आंखें भी भर आईं। उन्होंने कहा शियाओ शू का अपना रास्ता है। इस दुनिया में कोई किसी के साथ पूरी जिंदगी नहीं चल सकता। दादी भी नहीं, सिर्फ इसलिए कि कोई चला गया तुम अपनी जगह पर रुक नहीं सकती। पहले अपना शरीर ठीक करो, बाकी बातें बाद में सोचेंगे। लीलू कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खिचड़ी का एक चम्मच खा लिया। उस दिन मौसम साफ था। कई दिनों से उसका फोन बंद पड़ा था। उसने चार्जर लगाया। कुछ देर बाद स्क्रीन जल उठी। सिग्नल नहीं था, सिर्फ क्लास ग्रुप के कुछ नए संदेश थे। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेने कब स्कूल लौटना है, इसी पर चर्चा हो रही। लीलू ने कॉल लॉक खोला, हानशू का नाम ढूंढा, लेकिन आखिर तक कॉल बटन नहीं दबा पाई। उसे डर था कि कहीं वह नंबर अब मौजूद ही ना हो। वह लंबे समय तक स्क्रीन को देखती रही। फिर एक नया संदेश खोला। उसने लिखा आज मौसम बहुत अच्छा है। संदेश भेज दिया गया। कोई लाल निशान नहीं आया, लेकिन कोई जवाब भी नहीं आया। लीलू की आंखें लाल हो गई। उसने फिर टाइप करना शुरू किया, मेरा बुखार उतर गया है। लीलू की उंगलियां एक एक शब्द लिखती रही। मैंने बहुत सारे सपने देखे और हर सपने में तुम थे। तुम कहाँ चले गए? लीलू ने 5 संदेश भेजे, ठीक उतने ही जितने दिनों का वह बीमार होने के दौरान बकाया था, क्योंकि उस उधार वाली पर्ची पर तय हुआ था कि हर दिन एक संदेश भेजा जाएगा। अब उसे समझ आया कि शायद उसी समय हानशू ने जाने का फैसला कर लिया। लोलू, दादी ने उसकी हालत देखकर उसका ध्यान बटाने की कोशिश की। जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें मंदिर लेकर जाऊंगी। लीलू ने कुछ नहीं कहा। वो बस बिना जवाब वाले फोन की स्क्रीन को देखती रही। क्या मैं फिर कभी हानशू से मिल पाऊंगी? अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था। बस वह मरम्मत की दुकान जो पहले ही खाली हो चुकी थी, अब वहाँ उस लड़के की परछाई भी नहीं थी। लीलू ने उस चिट्ठी को दराज के सबसे अंदर वाले हिस्से में बंद कर दिया, लेकिन वह हर दिन हानशू को एक संदेश भेजती रही। भले ही वह अब उसे देख न सके, भले ही सारे रास्ते उसी ने बंद कर दिए, लेकिन उस लंबे और खाली गर्मी की छुट्टी में यही एक काम था जिसे लीलू लगातार करती रही। यही उनके बीच बचा हुआ आखिरी संबंध था। जून में परीक्षा परिणाम देखने का दिन आ गया। इंटरनेट कैफे छात्रों और अभिभावकों से भरा हुआ। सबके चेहरे पर तनाव था। लीलू एक कोने में कंप्यूटर के सामने बैठी शांत से। उसने अपना परीक्षा नंबर डाला और परिणाम देखने का बटन दबाया। स्क्रीन चमकी। लाल अंकों की एक पंक्ति दिखाई, 658 अंक। यह स्कोर डोंगजो यूनिवर्सिटी के लिए पर्याप्त से भी अधिक था। यहाँ तक कि इससे बेहतर विश्वविद्यालय में भी प्रवेश मिल सकता था। पास खड़ी शूरान ने परिणाम देखा और लगभग उछल पड़ी। वाह लोलू, तुम तो कमाल हो। डोंगजो यूनिवर्सिटी तो पक्की है। लेकिन लीलू के चेहरे पर ज्यादा खुशी नहीं। उसने अपनी रिजल्ट वाली स्क्रीन बंद कर दी। फिर कुछ देर हिचकिचाई और एक दूसरा परीक्षा नंबर टाइप किया, हानशू का नंबर। वह उसे अपने नंबर से भी ज्यादा अच्छी तरह याद था। पेज रिफ्रेश हुआ और हानशू का परिणाम सामने आ गया। चीनी भाषा में वह लीलू से थोड़ा कम था। गणित में पूरे अंक, विज्ञान में सिर्फ 5 अंक कटे, लेकिन अंग्रेजी में 0। वो बड़ा सा 0 लीलू की आंखों में चुभ गया। आखिरी परीक्षा छोड़ देने के बावजूद उसके बाकी विषयों के अंक बेहद शानदार। अगर वह गया न होता, अगर उसने अंग्रेजी की परीक्षा दी होती, तो गणित में पूरे अंक और लगभग पूर्ण विज्ञान के साथ उसका कुल स्कोर निश्चित रूप से लीलुओ से भी अधिक होता। लीलुओ ने धीरे से स्क्रीन पर लिखे नाम को छुआ, हानशू। उसकी आवाज भर्रा गई, दर्द और अफसोस से भरी। तुम प्रथम स्थान पर आते, तुम सच में प्रथम स्थान पर आते, लेकिन उसके लिए उसने अपने हाथों से अपना भविष्य नष्ट कर दिया। उसने अपना रास्ता छोड़ दिया था। घर लौटते समय जैसे ही वह गली में पहुंची, दादी ने जल्दी से पूछा कितने अंक आए। जब उन्होंने स्कोर सुना तो खुशी से अपनी जान थपाने लगी। बहुत अच्छा, बहुत शुभ अंक है। लीलू ने सिर उठाया, उसकी आंखें लाल थीं। दादी, मैंने हानशू का रिजल्ट भी देखा। वह सच में प्रथम आ सकता था। वह पढ़ाई में कितना अच्छा था। विज्ञान के प्रश्न हल करते समय उसे कभी रकम की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक बार सवाल देखा और हल समझ आता। आगे वह बोल नहीं पाई। गला जैसे किसी चीज से भर गया था। दर्द हो रहा था। दादी कुछ देर चुप रही, फिर उन्होंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई। हर इंसान की अपनी किस्मत होती है। लोलुओ शियाओ शू की किस्मत में कुछ पहाड़ चढ़ना लिखा था, कुछ कठिन रास्ते तय करना लिखा था। यह उसका संघर्ष है, लेकिन तुम्हें आगे देखना होगा, उसकी जगह भी और अपनी जगह भी। जिस भविष्य को उसने छोड़ दिया, उसे तुम्हें दोनों की तरफ से जीना होगा। लीलू दादी की बाहों में बहुत देर तक रोती रही। रो लेने के बाद उसने आंसू पोंछे, फोन निकाला और हानशू को उस दिन का संदेश भेजा। रिजल्ट आ गया। हानशू, तुम सच में प्रथम स्थान पर आ सकते। कॉलेज आवेदन भरने वाले दिन लीलू ने फिर भी डोंगजो यूनिवर्सिटी ही चुनी। हालांकि हानशू ने चिट्ठी में लिखा था कि वह वहां नहीं जाएगा, लेकिन लीलू फिर भी जाना चाहती थी, क्योंकि वह उनकी तय की हुई जगह थी, वह भविष्य जहां वह सचमुच उसे ले जाना चाहता था। शिक्षिका छेंग सी ने उसका आवेदन पत्र देखा और हल्की सांस भरी। तुम्हारे अंकों से तुम और बेहतर विश्वविद्यालय में जा सकती, लेकिन डोंगजो भी बहुत अच्छा है, खासकर उसका साहित्य विभाग। वहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे हैं। मुझे विश्वास है तुम कहीं भी रहो, चमकोगी जरूर। धन्यवाद मैडम। छेंग सी ने उसे कंधे पर हाथ रखा। फिर अचानक कुछ याद आया। उन्होंने दराज से एक लिफाफा निकाला और उसे देते हुए बोली, सहायता राशि के बारे में। पहली किस्त कुछ दिनों में आ जाएगी, डाकघर में मनी ऑर्डर के रूप में पहुंचेगी, उसे लेना मत भूलना। लीलू बोली, जब मैं डोंगजो पढ़ने जाऊंगी तो मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। छेंग सी की आंखें एक पल को झिलमिला उठी, फिर बोली, स्कूल की तरफ से पहले ही धन्यवाद दिया जा चुका है, तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो। लोलुओ, कुछ लोग मदद इसलिए नहीं करते कि उन्हें धन्यवाद मिले, वे सिर्फ चाहते हैं कि जिस व्यक्ति की मदद की जा रही है वह अच्छी जिंदगी जी सके। अगर सच में धन्यवाद देना चाहती हो तो भविष्य में सक्षम बनकर किसी और जरूरतमंद की मदद करना, ठीक है? लीलू ने सिर हिलाया। मैं समझ गई, धन्यवाद मैडम। कुछ दिनों बाद उसे सचमुच एक मनी ऑर्डर मिला। राशि थी 3000 युआन। भेजने
वाले का नाम खाली था। टिप्पणी वाले स्थान पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, अच्छे से पढ़ाई करो। लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी। ली लुओ उस पतली सी पर्ची को बहुत देर तक देखती रही। फिर उसने चेंग सी को फोन किया। धन्यवाद मैडम, मुझे पहली राशि मिल गई है, कृपया उस व्यक्ति तक मेरा धन्यवाद पहुंचा दीजिए। मैं मेहनत से पढ़ूंगी और जब नौकरी करूंगी तो ये पैसा ब्याज सहित लौटा दूंगी। फोन के दूसरी तरफ चेंग सी की आंखें नम हो गई। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगी, अच्छे से पढ़ना, उनकी भावना को व्यर्थ मत जाने देना। फोन कटने के बाद ली लू अनजाने में पुरानी सड़क पहुंच गई और मरम्मत की दुकान के सामने आकर रुक गई। अब वहां नया कांच का दरवाजा लग चुका था। अंदर निर्माण कार्य चल रहा था। मजदूर आ जा रहे थे। ड्रिल मशीनों की आवाज गूंज रही थी। फोरमैन बाहर सिगरेट पीने आया। उसने ली लुओ को देखकर पूछा, बेटी कुछ काम था? ली लुओ ने अंदर की ओर इशारा किया। यहाँ आगे कौन सी दुकान खुलेगी? मिल्की की दुकान, आजकल युवाओं को यही पसंद है। स्कूल के पास है, व्यापार अच्छा चलेगा। ली लुओ ने सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। वे सारे पुर्जे, वे सारे औजार तेल से सने हुए कार्य में सब गायब हो जाएंगे, लेकिन कुछ चीजें कभी गायब नहीं होती, जैसे यादें, जैसे आदतें। कुछ समय बाद प्रवेश पत्र आ गया। दादी एक एक शब्द पढ़ रही थी। छात्रा ली लुओ। पढ़ते पढ़ते उनकी आवाज भर आ गई। बहुत अच्छा, हमारी लोलुओ सच में सफल हो गई। ली लुओ ने प्रवेश पत्र पर अपना नाम देखा। उसके दिल में अजीब भावनाएं उठी, खुशी थोड़ी सी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खालीपन। उस रात भी उसने हमेशा की तरह हानशू को संदेश भेजा। प्रवेश पत्र आ गया, मैं डोंगझो यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, उस जगह जहाँ हम जाने वाले। तुम कहाँ हो? 3 सितंबर की सुबह। ली लुओ बहुत जल्दी जा गई। उसने उठकर दादी के बनाए हुए पकौड़े गर्म की। दादी बार बार उसके सामान की जांच कर रही थी। उन्हें लगता था कि शायद कुछ छूट न गया। रवाना होने से पहले ली लुओ मुड़ी और दादी को देखा। दादी की आंखें लाल थीं, वे हाथ हिला रही। ली लुओ ने भी हाथ हिलाया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। बस में बैठने के बाद उसने फोन निकाला और दिन का संदेश भेजा। मैं डोंगझो जा रही हूँ। हानशू बस स्टेशन से निकल गई। ली लुओ खिड़की से बाहर भागते दृश्यों को देख रही थी। तभी फोन अचानक कंपन करने लगा। उसका दिल भी कांप उठा। क्या ये वही है? क्या उसने जवाब दिया? उसकी सांसें तेज हो गई। कांपते हाथों से उसने फोन खोला, लेकिन संदेश सुई सुई का था। लुओ लुओ बस में बैठ गई क्या? हमारा वादा मत भूलना, पहुंचकर मैसेज करना। तुम किसी और को अपनी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बना सकती, और अगर बनाओ भी तो भी मेरी जगह पहली होनी चाहिए। स्क्रीन पर सुई सुई की तस्वीर और उसके चंचल संदेश देखकर ली लुओ का दिल फिर नीचे गिर गया। वह नहीं था। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला, फिर जवाब टाइप किया, अभी निकली हूँ, तुम भी नानुआ जाते समय ध्यान रखना। इसके बाद उसने सबसे ऊपर पिन किए गए चैट बॉक्स को खोला। हानशू के साथ की बातचीत ऊपर स्क्रॉल किया। हर दिन के संदेश, एक के बाद एक, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं। दिल में फिर वही दर्द उठा। उसने बैग से अपना म्यूजिक प्लेयर निकाला, एक एक करके गाने सुनने लगी। आखिरी गीत था सनी डे, बहुत पहले। कोई था जो तुमसे बहुत प्यार करता, लेकिन हवा ने हमारे बीच की दूरी बहुत बढ़ा दी। मुश्किल से एक और दिन प्यार करवा, लेकिन कहानी के अंत में तुम फिर भी अलविदा कह गई। आखिरी सुर समाप्त हुआ। हेडफोन में लंबी खामोशी छा गई। फिर सिर्फ शोर सुनाई देने लगा, सस 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 सस। ली लुओ हाथ बढ़ाकर प्लेयर बंद करने ही वाली, तभी उन एकरस आवाजों के बीच एक अलग सी ध्वनि सुनाई। हेडफोन में कुछ देर सन्नाटा, और फिर अचानक एक लड़के की धीमी हल्की भर्राई हुई आवाज बिना किसी चेतावनी के सीधे ली लुओ के कानों में गूंज उठी। उसी समय एक लड़के की धीमी हल्की भर्राई हुई आवाज बिना किसी चेतावनी के उसके कानों में गूंज उठी। उस आवाज में एक लापरवाह सी सुस्ती थी, और साथ ही ऐसा लगता था जैसे देर रात सारी थकान उतारने के बाद की कमजोरी हो। हेलो। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, इतनी धीमी जैसे वह उसके कान के बिल्कुल पास बैठकर बात कर रहा हो, इतनी धीमी कि उसकी सांसों की हल्की आवाज तक सुनाई दे रही थी। उसी समय ट्रेन अचानक झटके से हिली, गति बढ़ गई। ली लुओ की आंखों के सामने डोंगझो शहर का विशाल स्टेशन दिखाई देने लगा। डिब्बे में उद्घोषणा गूंज रही। वह एक मशीन जैसी मीठी महिला आवाज, लेकिन इस पल वह किसी किस्मत की पुकार जैसी लग रही थी। यात्रियों कृपया ध्यान दें, अगला स्टेशन डोंगझो। उस पल जैसे समय और जगह दोनों ने गलती कर दी। ली लुओ को लगा वह फिर उसी गर्मी में लौट गई, उस गर्मी में जहां हवा में तेल की गंध थी और झींगुरों की आवाज गूंजती रहती थी। उसके कानों में एक बहुत हल्की सांस सुनाई दी। फिर वह आवाज बोली, क्या तुम अब भी उसी सीट पर बैठी हो? ये वही बेवकूफी भरा सवाल था जो उसने उस दिन काउंटी में पूछा था। वह हल्की सी आह, पंख की तरह हल्की, लेकिन उसने ली लुओ के दिल पर जोर से चोटी। उसकी आंखों से आंसू तुरंत बह निकले। लड़के की आवाज नरम और धीमी थी, बेवकूफ ली लुओ। डोंगझो शहर बहुत बड़ा था, ली लुओ की कल्पना से भी बड़ा और कहीं ज्यादा चमकदार। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती हुई गाड़ियां, हर तरफ जल्दी में चलते लोग। प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए ली लुओ ने मेट्रो बदली, फिर बस बदली और आखिरकार डोंगझो यूनिवर्सिटी पहुंच गई। पुराना लेकिन भव्य मुख्य द्वार, लंबे लंबे चिनार के पेड़ और युवावस्था से भरा हुआ कैंपस। ये जगह सचमुच बहुत सुंदर थी। काश तुम भी यहाँ होते। नए छात्रों के पंजीकरण केंद्र पर भारी भीड़ थी। हर विभाग ने अपना स्टॉल लगाया हुआ था, बैनर लटके हुए। सीनियर छात्र नए विद्यार्थियों का उत्साह से स्वागत कर रहे। चीनी साहित्य विभाग की छात्रा हो, इधर आई। ली लुओ ने प्रवेश की सारी औपचारिकताएं पूरी की। उसे कैंपस कार्ड मिला, छात्रावास की चाबी मिली। काफी खोजबीन के बाद वह अपने कमरे तक पहुंची। 4 लोगों का कमरा, ऊपर बिस्तर, नीचे पढ़ाई की मेज। 2 लड़कियां पहले ही पहुंच चुकी थी, वे अपना सामान व्यवस्थित कर रही थी। एक छोटे बालों वाली लड़की मुस्कुराई, हेलो, मेरा नाम लिन जिया है, मैं भी चीनी साहित्य विभाग में हूँ। ये बहुत मिलनसार लग रही थी। दूसरी लड़की ने पीछे मुड़कर कहा, मैं चेन सिसी हूँ, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। ली लुओ हल्का सा मुस्कुराई, हेलो, मेरा नाम ली लुओ। ली लुओ, तुम कहाँ की रहने वाली हो? बैटिंग टाउन। बैटिंग टाउन, कभी नाम नहीं सुना, क्या गाँव है? हाँ। बातचीत जल्दी ही खत्म हो गई। ऐसा नहीं था कि ली लुओ घुलना मिलना नहीं चाहती, उसे बस समझ नहीं आता था कि कैसे मिले। वे जिन अभिनेताओं की बात कर रही थी, जिन टीवी धारावाहिकों की बात कर रही थी, जिन सौंदर्य प्रसाधनों की चर्चा कर रही थी, उनमें से किसी के बारे में उसे कुछ नहीं पता। वे हाई स्कूल के बाद की यात्राओं की बातें कर रही, विदेश घूमने की, समर कैंप की। ऐसे अनुभव उसने कभी नहीं किए। सारा सामान व्यवस्थित करने के बाद वह अपने नए बिस्तर पर लेट गई और छत को देखने लगी। क्या यही विश्वविद्यालय जीवन है? उसे सब कुछ सपने जैसा लग रहा था।
उसने फोन निकाला और आदत के अनुसार उस नंबर पर संदेश भेजा। मैं विश्वविद्यालय पहुंच गई हूँ। मेट्रो में लगभग रास्ता भटक गई। डोंगजो यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है। साहित्य भवन ढूंढने में काफी समय लग गया। मेरे रूममेट्स बहुत अच्छे हैं। मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर है। खिड़की के बाहर एक बहुत बड़ा चिनार का पेड़ है। वह एक एक संदेश भेजती रही, जैसे डायरी लिख रही हो या जैसे किसी को अपनी दिन भर की रिपोर्ट दे रही हो, लेकिन हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं आया। लीलू ने हल्की सांस भरी, फोन तकिए के पास रखा और आंखें बंद कर ली। शायद सपने में तुमसे मुलाकात हो जाए। अगले दिन नए छात्रों का उद्घाटन समारोह था। पूरा मैदान छात्रों से भरा हुआ था। प्रधानाचार्य मंच पर भाषण दे रहे थे। लाउड स्पीकर की आवाज पूरे कैंपस में गूंज रही थी। लीलू भीड़ में खड़ी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। वह मुड़ी। एक लड़का खड़ा था। चेहरा थोड़ा परिचित लग रहा था, लेकिन वह पहचान नहीं पाई। लड़का लंबा और दुबला था, काले फ्रेम का चश्मा पहने और थोड़ा झिझकते हुए मुस्कुरा रहा। क्या तुम लीलू हो? हाँ, लीलू ने हैरानी से पूछा। आप? लड़के ने सिर हिलाया। मैं भी हमारे ही कस्बे से हूँ। मेरा नाम शू लांग है। शिक्षिका चेंग ने बताया था कि तुम भी डोंगदा में पढ़ने आई हो। अगर मिलूं तो हेलो कहूँ। ओह हेलो। लीलू ने सिर हिलाया। तुम भी डोंगदा में हो? हाँ, मैं कंप्यूटर साइंस विभाग में हूँ। शू लांग थोड़ा झेंप गया, फिर बोला, वो अगर भविष्य में किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। हम दोनों एक ही जगह से हैं। एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। लीलू ने विनम्रता से जवाब दिया, लेकिन उसके मन में हल्की उलझन थी। उसे याद आया शिक्षिका चेंग ने कभी बताया था कि उस समय दो छात्रों को छात्रवृत्ति मिली। एक वह खुद ही, दूसरा एक साधारण लड़का। लेकिन उसे याद नहीं था कि उसका नाम शू लांग था या नहीं। वह छात्रवृत्ति के बारे में पूछना चाहती, लेकिन शू लांग जल्दी ही चला गया और लीलू उससे संपर्क करने का तरीका पूछना भूल गई। उसे लगा अगली बार मुलाकात होने पर पूछ ले। इसी तरह उसका विश्वविद्यालय जीवन शुरू हो गया। लीलू ने अपने विषयों के लगभग सभी कोर्स चुन लिए। प्राचीन चीनी भाषा, आधुनिक साहित्य, भाषा सिद्धांत, विदेशी साहित्य। पढ़ाई बहुत व्यस्त थी, लेकिन वह साथ साथ कोई पार्ट टाइम नौकरी भी ढूंढना चाहती थी। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर पार्ट टाइम नौकरियों की भरमार। ट्यूशन शिक्षक, प्रमोशन स्टाफ, रेस्तरां में वेटर। लीलू ने कई नंबर लिख ली और एक एक करके फोन करने लगी। पहली ट्यूशन की नौकरी के लिए अंग्रेजी में सर 6 प्रमाण पत्र चाहिए था। वह योग्य नहीं थी। दूसरी प्रमोशनल नौकरी सिर्फ सप्ताहांत में थी, लेकिन उसके लिए अपना वाहन होना जरूरी था, जो उसके पास नहीं था। उसने 7-8 फोन की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली। सहपाठी, अभी तो पहला साल शुरू हुआ और तुम इतनी जल्दी पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ रही हो? नोटिस बोर्ड के सामने खड़ी एक सीनियर ने उसका निराश चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम लाइब्रेरी में जाकर पूछ सकती हो। वहाँ अक्सर छात्र सहायकों की भर्ती होती रहती है। काम भी आसान होता है और साथ में पढ़ाई भी हो जाती है। लीलू की आंखें चमक उठी। धन्यवाद दीदी, लेकिन अफसोस, लाइब्रेरी की भर्ती महीने के आखिर में होने वाली। लीलू समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह विश्वविद्यालय के पास वाली बाजार सड़क पर चली गई। एक किताबों की दुकान की कांच की खिड़की पर भर्ती का विज्ञापन लगा हुआ है। दुकान बहुत बड़ी नहीं, लेकिन बेहद गर्मजोशी भरी। किताबों की अलमारियां फर्श से लेकर छत तक फैली हुई। हवा में कागज और कॉफी की मिली जुली खुशबू। काउंटर के पीछे करीब 30 साल की एक महिला बैठी किताब पढ़ रही। नमस्ते, क्या यहाँ भर्ती हो रही है? महिला ने सिर उठाया। तुम छात्रा हो? जी। समय कैसे निकालोगे? सोमवार और बुधवार की दोपहर को मेरी क्लास नहीं होती और शनिवार पूरा दिन खाली। महिला ने कुछ देर उसे देखा, फिर सिर हिलाया। 10 युआन प्रति घंटा। मुख्य काम होगा किताबों की अलमारियां व्यवस्थित करना, नई किताबों पर लेबल लगाना और कभी कभी ग्राहकों को किताबें ढूंढने में मदद करना। कर पाओगी? हाँ। लीलू ने तुरंत जवाब दिया। तो कल दोपहर 2 बजे आ जाना, पहले ट्रायल कर लेंगे। महिला बोली, मेरा उपनाम जो है, मुझे जो दीदी कह सकती हो? धन्यवाद जो दीदी। किताबों की दुकान से बाहर निकलते समय लीलू ने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन हिसाब लगाया, 2 दोपहर और पूरा शनिवार मिलाकर कितनी कमाई हो सकती है। भले ही उसका लक्ष्य अभी बहुत दूर था, लेकिन कम से कम ये एक शुरुआत होती। किताबों की दुकान की नौकरी के अलावा वे हाई स्कूल की तरह पत्रिकाओं और अखबारों में लेख भी भेज रहे। निबंध, संस्मरण, लघु कथाएं। कुछ रचनाएं अस्वीकार हो जाती, कुछ चयनित हो जाती। नानहुआ अखबार के संपादक को उसकी लेखन शैली बहुत पसंद आई। उन्होंने विशेष रूप से मासिक पत्रिका में उसके लिए छोटा सा कॉलम दिलवा दिया। हर महीने उसकी एक रचना प्रकाशित हुई और उसे नियमित पारिश्रमिक मिलने लगा। इस तरह लीलू अपनी ही लय में जीवन जीने लगी। क्लास, लेखन, पार्ट टाइम नौकरी और पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। शियाओलू, इन नई किताबों पर लेबल लगा दो। जो दीदी किताबों का एक ढेर लेकर आई। लीलू ने किताबें ले ली और एक एक करके लेबल चिपकाने लगी। मूल्य टैग, वर्गीकरण टैग। लेबल मशीन की टक टक की आवाज पूरे कमरे में लय पैदा कर रही। दोपहर लगभग 3 बजे एक युवक साहित्य वाले हिस्से में काफी देर तक खड़ा रहा। आखिर में उसने 100 Years of Solitude खरीदने का फैसला किया। बिल चुकाते समय उसने पूछा, तुम्हें भी मार्केट पसंद है? लीलू थोड़ी चौंकी, फिर सिर हिलाया। थोड़ा बहुत पढ़ा है? पहले साल की छात्रा हो? जी। युवक मुस्कुराया। मैं डोंगजो यूनिवर्सिटी के साहित्य क्लब का अध्यक्ष हूँ, दूसरे वर्ष में हूँ। मेरा नाम लियांग यानशु है। नमस्ते सीनियर, लीलू ने विनम्रता से कहा। लियांग यानशु ने पैसे दिए, लेकिन तुरंत नहीं किया। वह काउंटर के सामने खड़ा रहा और उससे कुछ बातें करने लगा। उसने पूछा, विश्वविद्यालय जीवन कैसा लग रहा है? आदत हो गई? पढ़ाई मुश्किल तो नहीं लग रही? हमारे साहित्य क्लब में शामिल होने का विचार है क्या? लीलू ने सभी सवालों के जवाब दिए, लेकिन बहुत संक्षेप। लियांग यानशु मुस्कुराया। तुम ज्यादा बातें नहीं करती है ना? लीलू ने नजरें झुका ली। ऐसा कुछ नहीं। लियांग यानशु हंस दिया और आगे कुछ नहीं पूछा। तभी जो दीदी पीछे से बाहर आई। उन्होंने लियांग यानशु को जाते देखा और मुस्कुराते हुए बोली, ये लड़का अक्सर आता है, बहुत सभ्य है और देखने में भी काफी अच्छा है। लीलू ने धीरे से कहा, वह सिर्फ सीनियर है। जो दीदी हंस पड़ी। विश्वविद्यालय में प्यार करना भी बुरा नहीं होता, लेकिन अभी तुम छोटी हो, जल्दी क्या? लीलू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह फिर से अलमारियां व्यवस्थित करने लगी। ऐसा नहीं था कि वह जो दीदी की बात नहीं समझती, बस उसके दिल की जगह बहुत पहले ही कोई भर चुका था। वह व्यक्ति बारिश में गायब हो गया, लेकिन उसके दिल में अब भी एक ऐसी बारिश थी जो कभी रुकी नहीं। शाम को जब वह छात्रावास लौटी, उसकी रूममेट्स राष्ट्रीय अवकाश की योजना बना रही। लोलुओ, राष्ट्रीय अवकाश में घर जाओगी? लिंजिया ने पूछा। लीलुओ ने थोड़ा सोचा। नहीं, ट्रेन का किराया बहुत महंगा।
था और दादी निश्चित रूप से कहती कि वह फिजूल खर्च करी। तो हमारे साथ पहाड़ घूमने चलो, लिन जिया उत्साह से बोली। हम लोग लिनशी वाले पर्यटन स्थल जा रहे हैं, सुना है शरद ऋतु में वहाँ की लाल पत्तियां बहुत सुंदर लगी। लीलू ने सिर हिलाया। शायद नहीं, मुझे काम पर जाना। अरे कुछ दिन आराम भी कर लिया करो, दूसरी रूममेट भी बोली। विश्वविद्यालय की पहली छुट्टी है, घूमने नहीं जाओगी तो कितना अफसोस होगा। सच में नहीं जा पाऊंगी, लीलू मुस्कुराई। तुम लोग मजे करो। वो पैसा बचाना चाहती, पढ़ाई करना चाहती, लेखन करना चाहती थी और सबसे जरूरी कमाना चाहती थी। त्योहारों में मिलने वाला वेतन सामान्य दिनों से कई गुना ज्यादा था। वह यह मौका नहीं छोड़ना चाहती। रात को उसने हमेशा की तरह फोन निकाला और उस दिन का संदेश भेजा। आज किताबों की दुकान में एक सीनियर से मुलाकात हुई। वह साहित्य क्लब के अध्यक्ष हैं। पता नहीं भविष्य में क्लब में शामिल होने का मौका मिलेगा या नहीं। किताबों की दुकान बहुत शांत है, जब धूप पड़ती है तो वह और भी सुंदर लगती है। अंशु, तुम अभी क्या कर रहे हो? हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अब वह इस खामोशी की आदी हो चुकी थी। ये ऐसा था जैसे बिना पते वाले डाक बक्से में चिट्ठी डालना। तुम जानते हो कि वह कभी नहीं पहुंचेगी, फिर भी लिखना बंद नहीं कर पाते, फिर भी हर दिन लिखते रहते हो। सितंबर के अंत में लीलुओ दूसरी सहायता राशि लेने डाकघर गई। काउंटर पर बैठी कर्मचारी एक मध्यम आयु की महिला थी। उसने पहचान पत्र देखा, फिर पीछे रखी अलमारी में कुछ ढूंढने लगी। कुछ देर बाद वह हल्के हरे रंग की एक मनी ऑर्डर पर्ची लेकर लौटी और पहचान पत्र के साथ उसे दे दी। यहाँ हस्ताक्षर कीजिए। लीलू ने पेन उठाया और प्राप्तकर्ता वाले स्थान पर अपना नाम लिख दिया। फिर उसकी नजर अनजाने में राशि पर पड़ी, 5,000 युआन। उसका हाथ वहीं रुक गया। उसने दोबारा ध्यान से देखा, सचमुच 5,000 युआन। भेजने वाले का नाम अब भी खाली था और टिप्पणी वाले स्थान पर अब भी वही टेढ़े मेढ़े 4 शब्द लिखे थे, अच्छे से पढ़ाई करो। लेकिन ये तय की गई राशि से अलग था। क्या हुआ, कोई समस्या? खिड़की के अंदर बैठी कर्मचारी ने पूछा। नहीं। लीलू को होश आया। उसने जल्दी से हस्ताक्षर किया और डाकघर से बाहर निकल आई। तब तक शाम ढलने लगी थी। उसने फोन निकाला, कुछ पल हिचकिचाई, फिर चेंग सी का नंबर मिला दिया। हेलो शिक्षिका चेंग, मैं लीलू बोल रही हूँ। ओह श्याओलू। फोन के दूसरी तरफ चेंग सी की गर्मजोशी भरी आवाज आई। कैसी हो? विश्वविद्यालय जीवन की आदत हो गई। जी सब अच्छा है, लेकिन लीलू कुछ पल रुकी। मुझे इस महीने की सहायता राशि मिल गई है, पर राशि सही नहीं लग रही। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। राशि सही नहीं? कितनी मिली है? पिछली बार 3,000 थी, इस बार 5,000। लीलुओ ने अपनी मुट्ठी कस ली। क्या कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? 5,000, चेंग सी ने दोहराया। उनकी आवाज में हैरानी छिप नहीं रही थी। मन ही मन उन्होंने सोचा, ये तो सचमुच पागलपन है। अब मैं इसे कैसे समझाऊं? उन्होंने गहरी सांस ली और फिर शांत स्वर में बोली। शायद उन्होंने सोचा होगा कि पहले वर्ष के छात्र की शुरुआत में खर्च ज्यादा होता है, नई किताबें खरीदनी होती हैं, जरूरी सामान लेना होता है, कुछ क्लब गतिविधियों में भी हिस्सा लेना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने पहले सेमेस्टर में थोड़ी ज्यादा सहायता देने का फैसला किया होगा। बाद में राशि फिर सामान्य हो जाएगी, शायद यही वजह है। लीलू चुप रही, लेकिन उसके मन की बेचैनी कम नहीं हुई। कुछ पल बाद चेंग सी ने फिर धीरे से कहा, तुम्हारा सबसे जरूरी काम अभी पढ़ाई है। पैसों की चिंता में मत उलझो। कोई चाहता है कि तुम अच्छी जिंदगी जियो तो तुम्हें भी अच्छे से जीना चाहिए। मैं समझ गई मैडम, धन्यवाद। आखिरकार लीलू ने कहा, अपना ध्यान रखना और अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कभी भी फोन कर सकती हो। फोन कट गया। लीलू कुछ देर डाकघर के बाहर खड़ी रही। उसे एक बात बहुत अजीब लगी। वह लड़का जो उसके साथ सहायता प्राप्त कर रहा था, शुलांग, वह आज पैसे लेने नहीं आया। अक्टूबर के मध्य में साहित्य क्लब की नई भर्ती शुरू हुई। शुरुआत में लीलू का जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन लिन जिया उसे खींच कर ले गए। चलो ना, सुना है साहित्य क्लब अक्सर साहित्यिक यात्राएं करवाता है और वहाँ से स्कूल पत्रिका में लेख भी छपते हैं। आखिरकार वे भर्ती स्थल पर पहुंच गए। कक्षा छात्रों से भरी हुई थी। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, चेनशी साहित्य क्लब मंच पर खड़े अध्यक्ष परिचय दे रहे। हम हर 2 सप्ताह में एक पुस्तक चर्चा आयोजित करते हैं। हर महीने लेखन कार्यशाला होती और समय समय पर साहित्यिक भ्रमण भी आयोजित किए जाते। पिछले वर्ष हमारे क्लब के सदस्यों ने प्रांतीय साहित्य प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार दिए। लीलू भीड़ के सबसे पीछे खड़ी और चुपचाप सुन रही। तभी अध्यक्ष ने आगे कहा, इसके अलावा इस सेमेस्टर हम एक आंतरिक पत्रिका निकालने वाले हैं, जिसका नाम होगा डोंगजो नाइट्स। उत्कृष्ट रचनाएं स्कूल समाचार पत्र में भेजी जाएंगी और लेखकों को अतिरिक्त पारिश्रमिक भी मिलेगा। जैसे ही उसने पारिश्रमिक शब्द सुना, लीलुओ ने तुरंत पंजीकरण फॉर्म उठा लिया। उसने अपना नाम और विषय भर दिया। लियांग यानशु ने उसका फॉर्म देखा और आश्चर्य से मुस्कुरा उठा। उसने खुद आगे बढ़कर कहा, साहित्य क्लब में स्वागत है लीलू। लीलू ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर अपनी रूममेट के साथ वापस चली गई। समय बीते बीते नवंबर का अंत आ गया। साहित्य क्लब की पहली गतिविधि में लीलुओ ने भाग लिया। कार्यक्रम बड़ा नहीं था, करीब 20 लोग ढीले ढाले अंदाज में बैठे। कमरे में नई किताबों की खुशबू थी और बाहर हल्की शरद ऋतु की बारिश हो रही। लीलुओ तीसरी पंक्ति में बैठी थी। मंच पर एक आदमी ग्रे नीली शर्ट पहने अपनी पांडुलिपियां व्यवस्थित कर रहा था। उसकी आसीनें कोहनी तक मुड़ी हुई थी। पतली कलाई पर एक साधारण काली घड़ी बंधी थी। लियांग यानशु ने परिचय कराया, ये हैं शिक्षक मेंग जोंग, प्रसिद्ध लेखक और वाइल्ड ग्रास साहित्य पत्रिका के मुख्य संपादक। मेंग जोंग की नजर एक एक छात्र के चेहरे पर घूमी, फिर वह मुस्कुराए। उस मुस्कान में अनगिनत अनुभवों के बाद की सहजता। आज मैं आप सबसे लेखन में भावनाओं को व्यक्त करने के बारे में बात करना चाहता हूँ, खासकर उस भावना के बारे में जो सबसे सामान्य भी है और सबसे निजी भी। उन्होंने उस भावना का नाम नहीं लिया, लेकिन सब समझ गए कि वह प्रेम की बात कर रहे हैं। जब मैं छात्र था तो मुझे भी जटिल लेखन पसंद था, लंबे रूपक, जटिल वाक्य और चमकदार शब्द। वह हल्का सा हंसे, उस हंसी में आत्मव्यंग्य था। लेकिन बाद में जब मैंने पत्रिकाओं में काम किया और हजारों पांडुलिपियां पढ़ी तो मुझे एक बात समझ आई, सबसे ज्यादा छूने वाली चीज अक्सर सबसे साधारण कहानी होती है। उन्होंने स्क्रीन खोली और एक पंक्ति दिखाई, मैं तुम्हारे साथ किसी छोटे शहर में रहना चाहता हूँ, अनंत सांझ को तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ और कभी खत्म न होने वाली जिंदगी को भी। उस शहर के होटल में पुरानी घड़ी की धीमी आवाज सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे समय धीरे धीरे नीचे गिर रहा हो। पूरा कमरा शांत था। खिड़की के बाहर बारिश और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही। मेंग जोंग ने स्क्रीन बंद की और मंच के बीच में लौटाई। मैंने वाइल्ड ग्रास में काम करते हुए एक दिलचस्प बात देखी। जितना युवा
लेखक होता है उतना ही सीधे लिखता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन एक परिपक्व लेखक क्या लिखता है? उन्होंने कुछ पल रुक कर कहा, वह लिखा, कल रात मैंने फिर वही बारिश वाला सपना देखा। वह लिखा, मेट्रो स्टेशन से गुजरते समय मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी और फिर वह आवाज पल भर में अंधेरे में खो गई। उन्होंने मुस्कुराकर पूरी कक्षा की ओर देखा। आज का गृह कार्य है, प्रेम पर एक लेख लिखा। नीचे हल्की हलचल होने लगी। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेंगझोंग भी मुस्कुराए। उन्होंने चश्मा ठीक किया। तुम लोगों को लगता है कि साहित्य की कक्षा में मुझे कुछ और ऊंची बात करनी चाहिए? उन्होंने सिर हिलाया और धैर्य से समझाया, लेकिन प्रेम खुद में ही बहुत गहरी चीज है। वो एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बिना अलविदा कहे चला जाए, या फिर ऐसा व्यक्ति जो हर साल बसंत में लौटने वाले प्रवासी पक्षी जैसा, भले ही वह अब फूलों को देख न सके। पूरी कक्षा शांत हो गई। फिर उन्होंने आगे कहा, लेख की शैली पर कोई रोक नहीं है, शब्दों की संख्या की भी कोई सीमा नहीं, लेकिन एक शर्त है। उन्होंने पूरी कक्षा पर नजर डाली। लेख में प्रेम शब्द नहीं आना चाहिए और मैं तुमसे प्यार करता हूँ भी नहीं लिखना है। कक्षा में फिर हलचल हुई। एक लड़का हंसे हुए बोला, सर फिर प्रेम कैसे लिखेंगे? यही तो परीक्षा है। मेंगझोंग मुस्कुरा, अगले शुक्रवार तक जमा कर देना। बेहतरीन रचनाएं डोंगजो पोएट्री जर्नल में भेजी जाएंगी और साल के अंत में होने वाली साहित्य प्रतियोगिता में भी भाग लेने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद लिंजिया अब भी उत्साह में डूबी हुई थी। शिक्षक में कितना अच्छा बोलते हैं। फिर उसने ली लुओ की ओर देखा। लुओ तुम क्या लिखोगी? ली लुओ ने अपना बैग कसकर पकड़ा। कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके दिल में जवाब पहले से मौजूद था। वह लड़का जो हमेशा चुप रहता था, ठंडा दिखता था, लेकिन अपने तरीके से उसे पूरी दुनिया से ज्यादा प्यार करता था। वापस छात्रावास पहुंचकर ली लुओ ने मेज की लाइट जलाई, कागज फैलाया। इस बार उसे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कलम अपने आप चलने लगी। मैंने फिर उस सीढ़ी की आवाज सुनी। वो बहुत दूर से आ रही थी, बारिश की आवाज जैसी, बरसात के मौसम की किसी पुरानी गूंज जैसी। वकाई जमी हुई फिसलन भरी गलियों से गुजरी, मरम्मत की दुकान की पीली रोशनी से गुजरी, उतरी पहाड़ की चोटी पर बहती हवा से गुजरी, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पार करके मेरे कानों तक पहुंची और धीरे से बोली, ऊंचा उड़ना, पीछे मत देखना। मैंने सचमुच पीछे मुड़कर नहीं देखा। डोंगजो की शरद ऋतु बहुत सुंदर है। चिनार के पत्ते पूरी जमीन पर बिखरे हुए हैं। क्या यही दृश्य तुम मुझे दिखाना चाहते थे? मैंने हवा की आवाज सुनी, बारिश की आवाज सुनी, दुनिया का सारा शोर सुना, लेकिन उस व्यक्ति की सांसों की आवाज खो दी जो कभी मेरे पीछे खड़ा रहता। बारिश ने उस छोटे शहर के अतीत को डुबो दिया, लेकिन मैं अब भी तुमसे मिलने का इंतजार कर रही हूँ। बारिश रुकने का इंतजार और तुम्हारे लौटने का इंतजार। आखिरी 3 शब्द लिखने के बाद ली लुओ की आंखें फिर लाल हो गईं। जब वे पहली बार मिले थे, उसने बरसाती पहनकर एक झूठ के सहारे उसकी रक्षा की, और जब वह गया तो एक दूसरे झूठ के सहारे उसे खुद से दूर धकेल गए। क्या यह कर्मों का चक्र था, या फिर वह कहानी जिसे किस्मत ने बहुत पहले लिख दिया था? उन्हें एक झूठ में मिलना और एक झूठ में बिछड़ना था। ये लेख आखिरकार डोंगजो पोएट्री जर्नल में चुन लिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मेंगझोंग ने व्यक्तिगत रूप से ली लुओ को बुलाया। उन्होंने उस लेख का प्रकाशन अधिकार खरीद लिया और कहा कि वह इसमें थोड़ा विस्तार करे, क्योंकि वह इसे वाइल्ड ग्रास साहित्यिक पत्रिका में प्रकाशित करना चाहते थे। उस रात हमेशा की तरह ली लुओ ने हान शू को संदेश भेजा, मेरा लेख छप गया है, उसका नाम है वापसी, उसमें तुम हो, अगर तुम देख पाते तो कितना अच्छा होता। नए साल से पहले वाले सप्ताहांत में ली लुओ एक कॉफी शॉप में काम कर रही थी। दुकान में धीमा जय संगीत बज रहा, हवा में कॉफी बीन्स की खुशबू फैली हुई थी। वह काउंटर के पीछे खड़ी कॉफी मशीन चला रही। तभी एक परिचित आवाज सुनाई दी, नमस्ते, क्या यहाँ संतरे वाला सोडा मिलता? ली लुओ ने सिर उठाया और एकदम ठिठक गई। काउंटर के बाहर 2 लोग खड़े थे, शू सुइरान और सोंग जिंगनियन। सुइरान ने नीली जैकेट पहनी हुई थी, गले में मोटा मफलर लपेटा हुआ, उसकी आंखें खुशी से चमक रही। सोंग जिंगनियन उसके पीछे खड़ा, काले कोट में, सीधा और शांत। सुई सुई, क्लास मॉनिटर। ली लुओ की आंखें आश्चर्य से फैल गई। तुम लोग यहाँ कैसे? शू सुइरान तुरंत दौड़कर उससे लिपट गई। सरप्राइज, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही। सोंग जिंगनियन हल्के से मुस्कुराया, मैं एक अकादमिक सम्मेलन में भाग लेने डोंगजो आया था, सोचा तुम्हें भी देखा चलूं। उसकी नजर ली लुओ के नाम वाले बैच पर पड़ी। तुम यहाँ काम करती हो? ली लुओ ने सिर हिलाया। हाँ। उसने जल्दी से मैनेजर से छुट्टी ली और तीनों पास के एक रेस्तरां में चले गए। जैसे ही वे बैठे, शू सुइरान बोलना शुरू हो गई और फिर रुकी ही नहीं। अपने विश्वविद्यालय की अजीब रूममेट्स, प्री स्कूल शिक्षा विभाग के कठिन को, नाचना, पियानो बजाना, चित्रकारी और पहली पियानो क्लास में मुर्गी काटने जैसी आवाज निकाल देने की अपनी शर्मनाक घटना। सब लुओ, सुना है तुम अब बहुत मशहूर हो गई हो। शू सुइरान की आंखें चमक उठी। मैंने हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में वाइल्ड ग्रास पत्रिका देखी थी, तुम्हारा लेख पहले पन्ने पर था। हमारी क्लास में तो कुछ लोग तुम्हारे प्रशंसक भी बन गए हैं। ली लुओ का चेहरा हल्का लाल हो गया। इतना भी नहीं, सच कह रही हूँ। इस बार सोंग जिंगनियन ने बात आगे बढ़ाई। मेंगझोंग सर की पत्रिका लगभग हर विश्वविद्यालय के साहित्य क्लब में पढ़ी जाती है। ये सुनकर ली लुओ के दिल में अजीब भावना उठी। खुशी तो थी, लेकिन उससे ज्यादा आश्चर्य। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके दिल में छिपा दर्द, उसकी यादें और उसकी प्रतीक्षा इतने सारे लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और महसूस करेंगे। लेकिन क्या हान शू भी इसे देखेगा? तो बताओ, विश्वविद्यालय जीवन कैसा चल रहा है? सोंग जिंगनियन ने पूछा। अच्छा है। ली लुओ मुस्कुराई, बस बहुत व्यस्त रहती हूँ। व्यस्त रहना अच्छा है, शू सुइरान बोली। मैं भी बहुत व्यस्त हूँ। हमारे विभाग में नाचना, गाना, पियानो, ड्राइंग सब सीखना पड़ा। मैं तो थकर मरने वाली हूँ। तीनों देर तक बातें करते रहे, अपने अपने विश्वविद्यालयों की, पुराने सहपाठियों की और उन लोगों की जो धीरे धीरे उनकी जिंदगी से दूर होते जा रहे। खाना खत्म होने के बाद शू सुइरान मेकअप ठीक करने के लिए वॉशरूम चली गई। मेज पर सिर्फ ली लुओ और सोंग जिंगनियन रह गए। कुछ देर तक चुपी रही। फिर अचानक सोंग जिंगनियन ने धीरे से पूछा, ली लुओ, क्या तुम अब भी उसका इंतजार कर रही हो? यह सवाल अचानक आया, लेकिन उम्मीद के विपरीत ली लुओ ने कोई चौंकने वाली प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी उंगलियां अनजाने में कप के किनारे को सहला रही। उसने सिर उठाया और सीधे जवाब देने के बजाय पूछा, क्लास मॉनिटर, क्या आपने वापसी पूरा पढ़ा है? सोंग जिंगनियन ने सिर हिलाया। हाँ। ली लुओ ने शांत स्वर में कहा, तो फिर आपको जवाब पता होना चाहिए। उसने खिड़की के बाहर देखा। उसकी आंखें साफ और शांत थी। मैं उसका इंतजार नहीं कर रही, मैं आगे बढ़ रही हूँ। बस जब वह गया था तो मेरे दिल में एक जगह छोड़ गया था। वह जगह आज भी खाली है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। सोंग जिंगनियन उसे देखता रहा।
रहा। उसके सामने बैठी लड़की अब उस हाई स्कूल वाली शर्मीली लीलुओं जैसी नहीं रही थी। वह अब भी शांत, अब भी कोमल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अड्डे चमक थी। वह चमक किसी और ने उसे नहीं दी थी। वह उसने खुद अंधेरे से निकल कर पाई, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक कदम चलते हुए। तुम बहुत बदल गई हो, सोंग जिंगनियन ने धीरे से कहा। लीलुओ मुस्कुराई। लोग बदल जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। जैसे सुई सुई हमेशा इतनी ही चंचल रहेगी और क्लास मॉनिटर हमेशा इतने ही भरोसेमंद रहेंगे। सोंग जिंगनियन भी हंस पड़ा। उसकी मुस्कान सहज थी और बहुत हल्की। थोड़ी ही देर में शू सुइरान वापस आ गई। इसके बाद तीनों ने हल्की फुल्की बातें शुरू कर दी। नए साल की छुट्टियां, विश्वविद्यालय की जिंदगी और पुराने शिक्षकों की बातें। वैसे नए साल पर मैं शिक्षिका चेंग से मिलने जाने वाली हूँ, शू सुइरान ने अचानक कहा। फिर उसे कुछ याद आया। ओ हाँ, शियाओलू। उसने बैग से 2 सुंदर डिब्बे निकाले और लीलुओ की तरफ बढ़ा दिए। जन्मदिन का उपहार। हालांकि अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन मैं और क्लास मॉनिटर डर रहे थे कि कुरियर कहीं खो ना जाए, इसलिए खुद लेकर आ गए। लीलुओ हैरान रहे। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वे उसके लिए उपहार लाएंगे। उसकी आंखें हल्की नम हो गईं। तुम लोगों को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। शू सुइरान ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन शायद तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगी, इसलिए उपहार को पहले भेज रही हूँ। फिर उसने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, लेकिन एक शर्त है, इसे जन्मदिन से पहले नहीं खोलना, ठीक है? लीलुओ हंस पड़ी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। पक्का? शू सुइरान ने अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाई। तो फिर कसम। लीलुओ ने भी अपनी उंगली आगे बढ़ाई। दोनों ने उंगलियां फंसाई। उसी क्षण सोंग जिंगनियन की नजर उन उपहारों पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक जटिल भाव उभरा, जैसे वह कुछ कहना चाहता, लेकिन आखिरकार कुछ नहीं बोला, सिर्फ चुपचाप बैठा रहा। शाम को लीलुओ उन्हें स्टेशन छोड़ने गई। सड़क के दोनों तरफ की दुकानों ने नए साल की रंग बिरंगी लाइटें सजा ली। लाल और हरी रोशनी ठंडी हवा में चमक रही। ट्रेन में चढ़ने से पहले शू सुइरान ने एक बार फिर उसे कसकर गले लगा लिया, इस बार पहले से भी ज्यादा कसकर, जैसे वह पूरे साल की गर्माहट एक ही पल में उसे देना चाहती हो। शियाओलू, उसने उसके कान में धीरे से कहा। उसकी आवाज थोड़ी भर्रा गई। 31 दिसंबर को तुम्हें खुश रहना है। बहुत खुश। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश हो। लीलुओ की आंखें भीग गईं। तुम भी? सुई सुई। सोंग जिंगनियन ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा, उसकी आंखों में गहरी और जटिल भावनाएं, लेकिन आखिर में उसने सिर्फ इतना कहा, अपना ख्याल रखना। दरवाजा बंद हुआ। ट्रेन धीरे धीरे दूर चली गई और अपने साथ सूखे पत्तों को उड़ा ले गई। लीलुओ काफी देर तक वहीं खड़ी रही, जब तक ट्रेन मोड़ के पीछे गायब नहीं हो गई। फिर उसने जेब से फोन निकाला। ठंडी हवा में उसकी उंगलियां थोड़ी सुन्न हो गई थी, लेकिन उसने फिर भी संदेश टाइप किया। आज सुई सुई और क्लास मॉनिटर मुझसे मिलने आए थे। वे दोनों मेरी बहुत चिंता करते हैं, लेकिन मैं सच में ठीक हूं। अंशु, मैं सचमुच अच्छी जिंदगी जी रही हूँ, ठीक वैसे ही जैसा तुम चाहते। 31 दिसंबर, नए साल की पूर्व संध्या और लीलुओ का जन्मदिन। उसकी सारी रूममेट्स बाहर नए साल का जश्न मनाने चली गई। छात्रावास में वह अकेली थी। दादी ने खास तौर पर फोन करके याद दिलाया, केक लेना मत भूलना, लेकिन उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा। बचपन से ही दादी हर जन्मदिन पर उसके लिए हाथ से नूडल्स बनाती और उसमें 2 अंडे जरूर डालती थी। शू सुइरान भी लगातार संदेश भेज रही। उपहार पसंद आया? खोल लिया क्या? लीलुओ ने जवाब दिया, अभी नहीं, मैं रात होने का इंतजार कर रही। उधर से तुरंत जवाब आया, ओह अच्छा हुआ मैंने कुछ बताया नहीं। लीलुओ हंसी। फिर उसने फोन रख दिया और इंतजार करने लगी। वह उसी समय का इंतजार कर रही थी, जिस समय पिछले साल वे पहाड़ पर चढ़े थे, जिस समय आधी रात होने वाली और नया साल आने वाला था। घड़ी ने जैसे ही उस समय कुछ हुआ, उसने धीरे धीरे उपहार खोला। अंदर एक मोटी हाथ से बनाई गई फोटो एल्बम थी। कवर पुरानी भूरे रंग की कागजी जिल्द से बना था। उस पर हाई स्कूल के दिनों की ढेर सारी तस्वीरें लगी हुई। ये सारी तस्वीरें शिक्षिका चेंग ने अनजाने में खींची थी। शू सुइरान ने उनसे तस्वीरें मांगी थी, फिर उन्हें प्रिंट करवा कर ये अनोखी एल्बम तैयार की। लीलुओ ने पहला पन्ना खोला। हर तस्वीर के पास सुई सुई की टेढ़ी मेढ़ी लेकिन सच्ची लिखावट। ये वो दिन है जब तुम स्कूल में नई आई थी और पहली मासिक परीक्षा में निबंध में पूरे अंक मिले। तब तुम कितनी शर्मीली मुस्कुराई। ये शायद परीक्षा कक्ष का कैमरा फुटेज है, मुझे नहीं पता उस दिन क्या हुआ था, लेकिन शिक्षिका चेंग ने कहा था कि यह तुम्हारे लिए बहुत खास है, इसलिए मैंने इसे भी लगा दिया। ये कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले की क्लास फोटो है। अंशु ने तुम्हारी तरफ कई बार देखा था, मैं पहली पंक्ति में बैठी, मैंने देख लिया था और शिक्षिका चेंग ने भी सही समय पर फोटो खींच ली। हाई स्कूल के दिन सच में बहुत खुश थे। मुझे वो समय बहुत याद आता है। जब लीलुओ आखिरी पन्ने तक पहुंची तो वहाँ रंग बिरंगे दिल बने हुए, मुस्कुराते चेहरे बने थे और पूरे पन्ने में उस छोटी सी लड़की का स्नेह भरा हुआ था, गर्म, चमकीला, जैसे कोई छोटा सूरज। सबसे नीचे लिखा था, जन्मदिन मुबारक हो मेरी सबसे प्यारी शियाओलू। आने वाले दिनों में तुम्हारी मुस्कान और भी चमकदार हो, मेरी तरफ से भी और हानशू की तरफ से भी। हमेशा खुश रहना, हमेशा मुस्कुराती रहना। लीलुओ के आंसू चुपचाप गिर रहे थे। एल्बम के पन्नों पर और कागज का एक छोटा हिस्सा भीग गया। उसने धीरे से उस तस्वीर को छुआ जिसमें हानशू उसे चोरी छिपे देख रहा। तस्वीर में लड़के ने सिर थोड़ा घुमाया हुआ था, उसकी आंखें एकाग्र थी और उनमें अनगिनत भावनाएं छिपी हुई थी। भीड़ के बीच से गुजरती हुई उसकी नजर सिर्फ उसी पर आकर ठहर गई। तो जब उसे पता भी नहीं था, वह लड़का उसे इस तरह देखा था, बार बार, अनगिनत बार। बहुत देर बाद लीलुओ की नजर उस नीले डिब्बे पर पड़ी। ये इस साल का जन्मदिन उपहार था। डिब्बा बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें थोड़ा वजन था। उसने धीरे से रिबन खोला, ढक्कन उठाया। अंदर एक तारों वाला प्रोजेक्शन लैंप रखा, लेकिन वह बाजार में मिलने वाले साधारण गोल लैंप जैसा नहीं था। वह एक पुराने जमाने की दूरबीन के आकार का छोटा नाइट लैंप था। काले धातु का ढांचा, बारीक नकाशी और बेहद सुंदर बनावट। लीलुओ ने उसे हाथ में उठाया। वह भारी था और ठंडा भी। तभी उसकी नजर नीचे छिपे एक छोटे स्विच पर पड़ी। उसने धीरे से उसे दबाया। एक हल्की सी आवाज हुई और अगले ही पल दूरबीन के लेंस से नरम रोशनी निकलकर छात्रावास की छत पर फैल गई। सपाट सफेद छत पल भर में तारों भरे आसमान में बदल गई। अनगिनत सितारे घूम रहे, चमक रहे थे, टिमटिमा रहे और उस पूरे आकाश गंगा के बीचों बीच एक सबसे चमकीला सितारा जो गर्म रोशनी बिखेर रहा था। लीलुओ बिना पलक झपकाए उस तारों भरे आसमान को देखती रही और अचानक उसके आंसू बह निकले। वह उन्हें पहुंचती रही, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे। उसे उतरी पहाड़ की वह ठंडी रात याद
याद आ गई। हवा बहुत तेज चल रही थी, लेकिन हान शू ने अपने शरीर से उसे हवा से बचा रखा था। तब उस लड़के ने आसमान की ओर इशारा करके कहा था, तुमने कहा था ना तुम्हारी माँ एक सितारा बन गई है, मैं तुम्हें उसे दिखाना चाहता हूँ। उस रात उसने उसे सचमुच का तारों भरा आसमान दिखाया था और उसे एक सपना दिया था, एक ऐसा सपना जिसे वह सिर उठाकर देख सके। लीलुओ हमेशा यही सोचती रही कि यह उपहार सोंग जिंगनियन ने कहीं से खरीद लिया होगा, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो उसके सितारों वाले उस बचाने सपने को याद रखता, और सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो किसी दूर शहर में इस खास आकार वाले लैंप को ढूंढने के लिए पुरानी चीजों के बाजारों और हस्तशिल्प की दुकानों के चक्कर लगा। यहाँ तक कि उस पुराने समय जैसा एहसास देने के लिए वह आधी रात सैंडपेपर से धातु के उस ढांचे को बार बार घिसा रहा। उसकी उंगलियों की त्वचा तक छिल गई, सिर्फ इसलिए ताकि यह उसे उस सर्द रात की याद दिला सके। और उस सबसे चमकीले सितारे में उसने अपना एक छोटा सा राज पा रखा था। लीलुओ उस लैंप को सीने से लगाए बहुत देर तक बैठी रही, बहुत देर तक, जब तक कि रात लगभग 12 नहीं बजी। नया साल आने ही वाला था। उसने फोन निकाला और छत पर बने तारों वाले आसमान की एक तस्वीर ली। रोशनी और परछाइयों के बीच वह दृश्य इतना सुंदर था कि दिल टूटने लगा। फिर उसने एक संदेश टाइप किया, आज मुझे एक बहुत खास उपहार मिला। हालांकि यह क्लास मॉनिटर ने दिया है, लेकिन इसे देखते ही मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती है। मुझे वह रात याद आती है जब हम उत्तरी पहाड़ पर बैठकर सितारे देख रहे थे। हालांकि तुमने अपना वादा तोड़ दिया और कभी मेरे साथ पहाड़ की चोटी पर सितारे देखने नहीं आए। फिर भी मैं तुम्हें जन्मदिन मुबारक कहना चाहती हूँ। हानशू, तुम बहुत बड़े झूठे हो, मुझे तुमसे नफरत है। आंसू फिर बह निकले। उसने कांपते हाथों से आगे लिखा, और मैं तुम्हें बहुत याद भी करती हूँ। संदेश भेजने के बाद लीलू ने अपना चेहरा घुटनों में छिपा लिया। तारों भरी रोशनी उसके कांपते कंधों पर पड़ रही। दूर कहीं पूरा शहर नए साल का स्वागत कर रहा। शोर, हंसी, पटाखे, खुशियां, लेकिन यहाँ उसके पास सिर्फ वह थी और एक ऐसी बारिश जो कभी रुकी नहीं। उसी समय सैकड़ों किलोमीटर दूर, सुबह होने से पहले, उत्तर के एक औद्योगिक शहर में ठंडी हवा में लोहे और कोयले की गंध घुली हुई थी। हानशू एक बड़े ट्रक के नीचे से बाहर निकला। उसने हाथों की धूल झाड़ी और अपनी जैकेट की जेब से एक साहित्यिक पत्रिका निकाली। वे हाल ही में प्रकाशित हुई थी। उसे खरीदने के लिए वह 3 अलग अलग अखबार स्टॉलों पर गया। लड़का ठंडी गाड़ी से टिकर खड़ा हो गया। धुंधली रोशनी में उसने पत्रिका का पहला पन्ना खोला। लेखक का नाम देखकर उसकी उंगलियां हल्के से कांप गई। उसने उस नाम को बहुत सावधानी से छुआ, जैसे कहीं वह उसे गंदा न कर दे। वह वही लड़की थी जिसे उसने हमेशा अपनी हथेलियों में संभाल कर रखा था, जिसे वह कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। लेख बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उसने हर शब्द को बार बार पढ़ा। उसी समय उसकी जेब में रखा फोन अचानक कंपन करने लगा। उसने स्क्रीन की ओर देखा और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। स्क्रीन पर लिखा था, नर्सिंग होम हानशू। का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत कॉल उठा ली। हेलो। दूसरी तरफ से देखभाल करने वाली दीदी की घबराई हुई आवाज आई, हानशू जल्दी यहाँ आओ, आज पता नहीं क्या हुआ है। तुम्हारी माँ 1 घंटे से लगातार रो रही है। वह दवा नहीं ले रही है, सो भी नहीं रही है, बस बार बार तुम्हें बुला रही है। वह तुमसे मिलना चाहती है। और दीदी की आवाज और भी बेचैन हो गई। उन्होंने कमरे की सारी चीजें बिखेर दी हैं। पूरा कमरा अस्त व्यस्त कर दिया है। हानशू की माँ का नाम लू झेन था। छोटे शहर को छोड़ने के बाद लू झेन की हालत काफी हद तक स्थिर हो गई थी। वह पहले से ज्यादा शांत और आज्ञाकारी हो गई थी। कभी कभी अब भी हवा में खाली निगाहों से देखती रहती, लेकिन पहले की तरह अचानक भावनाओं पर नियंत्रण खो देना बहुत कम हो गया। मैं अभी पहुंचता हूँ। हानशू ने फोन रखा, हेलमेट उतारा और जल्दी से बाहर निकल गया। वह अपनी पुरानी काली सेकंड हैंड मोटरसाइकिल पर बैठा और शहर की चहल पहल भरी सड़कों से गुजरने लगा। दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी। हर वह चीज मनाई जा रही जिसे मनाया जा सकता। सिर्फ वही था जो एक ऐसी समस्या की ओर दौड़ रहा था जिसका कोई समाधान नहीं था। जब वह नर्सिंग होम पहुंचा तब तक आधा घंटा बीत चुका। दरवाजा खोलकर अंदर गया तो उसने अपनी माँ को बिस्तर पर बैठे देखा। उनके शरीर पर कंबल था, बाल थोड़े बिखरे हुए, आंखें लाल थीं। स्पष्ट था कि वह रोई, लेकिन जैसे ही उन्होंने हानशू को देखा अचानक शांत हो गई। आंटी लू, आपका बेटा आ गया। नर्स ने राहत की सांस ली। अब तो आराम से सो जाएंगी ना। लू झेन लगातार हानशू को देखती रही। उनकी आवाज में बेचैनी थी। आशू माँ। हानशू जल्दी से उनके पास गया, घुटनों के बल बैठ गया और ध्यान से उनका हाल देखने लगा। कहीं तकलीफ तो नहीं है? सिर दर्द हो रहा है क्या? लू झेन ने सिर हिलाया, फिर धीरे से हाथ उठाया। उनकी खुरदुरी उंगलियां बेटे के गाल पर आकर ठहर गईं। हरकत बहुत धीमी थी, जैसे वह यह यकीन कर रही हो कि सामने बैठा व्यक्ति सचमुच उसका बेटा ही है। कुछ पल बाद उन्होंने धीरे से कहा, तू फिर दुबला हो गया है। नहीं, हानशू ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक से खाता हूँ और ठीक से सोता भी हूँ। झूठ बोल रहा है। लू झेन की आंखें फिर लाल हो गईं, लेकिन इस बार वह रोई नहीं। हानशू की भौहें सिकुड़ गईं। वह अभी पूछने ही वाला था कि आखिर हुआ क्या। तभी अगले ही पल लू झेन ने बहुत धीरे से अपनी बाहें फैला और पूरे यकीन के साथ उसे गले लगा लिया। हानशू वहीं जम गया। उसे याद ही नहीं था कि आखिरी बार उसकी माँ ने उसे इस तरह कब गले लगाया। 3 साल पहले, 5 साल पहले, या उससे भी पहले। उन दिनों में जब कर्जदार घर नहीं आते, जब उसके पिता जुए में नहीं डूबे थे और जब उनका जीवन बिखरा नहीं था, तभी उसके कानों में माँ की बहुत हल्की और कोमल आवाज गूंजी, जन्मदिन मुबारक हो आशू। उस पल हानशू का दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून एक ही क्षण में जम गया। फिर अगले ही पल उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है या फिर माँ फिर से भ्रम में है। आखिर इतने सालों से उनकी याददाश्त हमेशा उलझी रहती थी। कभी कभी तो वह उसे पहचान भी नहीं पाती थी। माँ। हानशू की आवाज भर्रा गई। आपको आज का दिन याद है? लू झेन मुस्कुराई। वह मुस्कान बिल्कुल बच्चे जैसी मासूम थी। मुझे नहीं याद था, श्याओलू ने बताया था। हानशू का दिल अचानक हंस गया। वो उसकी आवाज कांप गई। वह ठीक से वाक्य भी पूरा नहीं कर पाया। लू झेन ने उसका हाथ पकड़ लिया जैसे कोई गुप्त बात बता रही हो। धीरे से बोली, श्याओलू मुझे बहुत बार याद दिलाती। ये सुनकर हानशू को लगा जैसे सांस लेना मुश्किल हो गया। सीने में कुछ जोर से टकराया और दर्द फैल गया। उसने बड़ी मुश्किल से पूछा, उसने क्या कहा था? लू झेन ने थोड़ा सोचा, फिर लड़की की नटखट लेकिन गंभीर आवाज की नकल करते हुए बोली, जब
जब तुम दिन भर काम पर जाते थे वह मेरे साथ धूप सेकने आती थी। एक दिन उसने मेरी उंगली पकड़कर कहा, आंटी लू देखिए मेरे जन्मदिन में 4 अंक हैं। याद रखना कितना मुश्किल है ना, लेकिन आशु का जन्मदिन बहुत आसान है। उनका जन्मदिन 2 और 1 है, बिल्कुल 2 मोमबत्तियों जैसा। ये कहते हुए लू झेन के चेहरे की मुस्कान और भी कोमल हो गई। उन्होंने धीरे से बेटे के गाल को छुआ। इसलिए जब भी कैलेंडर में ये 2 अंक दिखाई दें आपको आशु को गले लगाकर कहना है जन्मदिन मुबारक हो, तब वह बहुत बहुत खुश होगा। बात खत्म करके लू झेन ने बेटे की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, श्याओलू थोड़ी शरारती है लेकिन उसकी बात सही है। 2 मोमबत्तियां सच में बहुत अच्छी लगी। आंशु बिस्तर के पास चुपचाप बैठा रहा, हिला तक नहीं। उसी समय खिड़की के बाहर आतिशबाजी का एक बड़ा फूल आसमान में फूटा। रंगीन रोशनी खिड़की की झिर्रियों से होकर उसके चेहरे पर पड़ रही। इतने सालों से वह खुद को संभाले हुए हर दर्द, हर अमान, हर अकेलापन सब कुछ चुपचाप सहता रहा, लेकिन इस पल जैसे वह आखिरकार और नहीं सह पाया। वह धीरे धीरे झुक गया और अपना सिर माँ की गोद में छिपा लिया। अनगिनत रातों में जो कड़वाहट उसने अकेले निगल ली, जीने के लिए जो ठंडा मुखौटा पहनना पड़ा, सारी थकान, सारा दर्द उस पल जैसे टूट कर बाहर आ गया। लू झेन ने महसूस किया कि उनकी गोद पर कुछ गर्म गिर रहा है। वह थोड़ी घबरा गई। क्या हुआ? माँ ने कुछ गलत कहा क्या? आंशु ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तुम खुश नहीं हो? लू झेन समझ नहीं पा रही थी। उन्होंने तो वही किया था जो शियाओलू ने उनसे कहा था, आंटी आप हानशु को ज्यादा गले लगाया कीजिए, वो बहुत खुश होगा। उन्हें वही बात याद आ रही थी। काफी देर बाद हानशु ने आखिरकार धीमी आवाज में कहा, खुश हूँ, लेकिन ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू और भी तेजी से बहने लगे। उस लड़की के लिए जिसने बार बार इस मानसिक रूप से बीमार महिला की टूटी हुई यादों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और अपने निशान छोड़ दिए। लू झेन के सो जाने के बाद हानशु ने धीरे से उन्हें कंबल ओढ़ाया, फिर बहुत सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया। गलियारे में कोई नहीं था, सिर्फ नर्स स्टेशन की हल्की रोशनी जल रही। हानशु के पास अब आगे चलने की ताकत नहीं बची। वह दीवार के सहारे खड़ा हो गया, धीरे धीरे हाथ उठाया और अनजाने में हवा में 2 अक्षर लिख दिए, एल एल लिलुओ। उस धुंधले निशान के पार हानशु ने बाहर सड़क की चमकती रोशनी देखी, ऊंची इमारतों की छतों पर चमकते हुए शब्द देखे, नया साल मुबारक हो। और तभी उसे एहसास हुआ वह एक और साल बड़ा हो गया है। हानशु ने जेब में हाथ डाला और वह फोन निकाला जो लगभग हमेशा बंद रहता था। वह हमेशा ऐसा ही करता था, एक डरपोक चोर की तरह जो सिर्फ कुछ खास पलों में चुपके से फोन चालू करने की हिम्मत करता था। वह हर बार सिर्फ इतना करता, लीलू के भेजे संदेश देखा, फिर जल्दी से फोन बंद कर देता। उसे डर था कहीं दूसरी तरफ से कॉल ना जाए। उसे डर था कि उसकी आवाज सुनते ही उसकी सारी हिम्मत टूट जाएगी। उसने पावर बटन दबाकर रखा, स्क्रीन जगमगा उठी, हल्की सी रोशनी उसकी लाल आंखों पर पड़ी। जैसे ही नेटवर्क पूरा आया, कई संदेश एक साथ उभर आए। जन्मदिन मुबारक हो आंशु, क्या तुम मुझे फिर से फोन कर सकते हो? फोन की स्क्रीन बुझ गई, फिर उसने दोबारा जलाई। वे कुछ पंक्तियां फिर से साफ दिखाई देने लगी। वह उन्हें बार बार पढ़ता रहा, उस परिचित नाम को देखता रहा, उन साधारण लेकिन जलते हुए शब्दों को देखता रहा। उसका दिल बुरी तरह दर्द कर रहा था, इतना नहीं कि जान निकल जाए, लेकिन इतना जरूर कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। कांपते हाथों से उसने जवाब लिखना शुरू किया, मैं भी तुम्हें याद करता हूँ। हर अक्षर टाइप करना जैसे किसी पहाड़ को उठाने जैसा कठिन था। स्क्रीन पर कर्सर टिमटिमा रहा था, एक बार फिर दूसरी बार, बिल्कुल दिल की धड़कन की तरह। वह उन शब्दों को देखता रहा बहुत देर, फिर एक एक अक्षर मिटा दिया, फोन बंद कर दिया। गलियारा फिर से अंधेरे में डूब गया और वह संदेश जो कभी भेजा नहीं गया हमेशा के लिए नए साल की उस रात में रह गया। एक ऐसे लड़के के दिल में जो टूट चुका था, लेकिन फिर भी टूटने की आवाज किसी को सुनने नहीं देता। सर्दियों की छुट्टियों में लीलुओ वापस बाइटिंग टाउन लौट आई। कॉलेज में दाखिले के बाद यह उसकी पहली लंबी छुट्टी थी। छोटा सा कस्बा अब भी वैसा ही था। हर घर के दरवाजे पर लाल लालटेनें टंगी हुई थी। हवा में बेकन और भाप में पके बन की खुशबू तैर रही। अरे ये तो हमारी श्याओलू है। गली के मोड़ पर आंटी वांग हाथ में पानी से भरा टब लिए खड़ी थी। लीलुओ को देखते ही मुस्कुरा उठी, जैसे जैसे बड़ी हो रही हो और सुंदर होती जा रही हो। अब तो तुम में शहर वाली लड़कियों जैसा निखार आ गया है। नमस्ते आंटी वांग, लीलुओ मुस्कुराकर बोली। नए साल की तैयारी कर रही है? अरे हाँ, आंटी वांग ने हंसे हुए कहा। इस बार मेरा बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाने वाला है, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। फिर अचानक उनकी आंखों में गपशप वाली चमक आ गई। वैसे श्याओलुओ, डोंगजो यूनिवर्सिटी में कोई पसंद आया कि नहीं? किसी से प्यार व्यार हुआ? लीलुओ के चेहरे की मुस्कान थोड़ी जम गई। वह समझ नहीं पा रही थी क्या जवाब दे। उसी समय आंगन से ली सुहुआ की आवाज आई। आंटी वांग, आपके घर का कोयले वाला चूल्हा बुझ तो नहीं गया? मैं काफी देर से देख रही हूँ, धुआं नहीं निकल रहा। ली सुहुआ हाथ में बड़ी छलनी ली बाहर आई। स्पष्ट था उन्होंने अभी की सारी बातें सुन ली थी। अरे बाप रे, आंटी वांग ने अपनी जांघ पर हाथ मारा। मेरी पसलियां, मैं तो उन्हें पकने के लिए रख कर आई। ये कहकर वह भागने लगी, लेकिन 2 कदम बाद फिर मुड़ी। श्याओलुओ, अगर अभी तक कोई नहीं मिला हो तो मैं अपने मायके वाले भतीजे से मिलवा दूं। काउंटी में सरकारी नौकरी करता है, बहुत अच्छा लड़का है। बस करो। ली सुहुआ ने हाथ हिलाया। पहले अपनी पसलियां बचाओ। आंटी वांग आखिरकार भाग गई। लीलू और दादी घर के अंदर आ गई। गर्म भाप भरी हवा सीधे चेहरे से टकराई। टेबल पर अभी अभी बने चावल के मीठे पकवान रखे थे, गोल मटोल सफेद सफेद। आओ, अभी अभी भाप से उतारे हैं। ली सुहुआ ने एक पकवान उठाया और सीधे उसके मुंह के पास ले आई। गरम गरम खाओ, आज तुम घर आ रही थी इसलिए मैंने इसमें ज्यादा मीठी दाल भरी है। मुझे पता है तुम्हें मीठा पसंद है। लीलुओ ने एक और लिया। जाने पहचाने स्वाद ने पल भर में उसकी सारी यादें ताजा कर दी। अच्छा है? दादी ने पूछा। बहुत अच्छा। लीलुओ की आंखें हल्की नम हो गईं। दादी के हाथ का सबसे अच्छा होता है। कॉलेज की कैंटीन में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन ऐसा स्वाद कहीं नहीं। ली सुहुआ उसे प्यार से देखती रही, लेकिन मुंह से फिर भी बड़बड़ाती रही। आगे से अगर आंटी वांग ऐसी बातें करें तो अनसुना कर दिया करो। अभी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई, इतनी जल्दी क्या है? और फिर अगर कोई ढूंढना भी है तो ऐसा हो जिसे हम जानते हो, जो सच में तुम्हारा ख्याल रखे। कोई भी आदमी थोड़े ही चलेगा। लीलू ने पकवान निकला और धीरे से सिर झुका लिया। जिस इंसान को वह सबसे अच्छे से जानती थी, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, उसे तो यह भी नहीं पता था कि इस समय
समय उसे गर्म खाना नसीब हुआ होगा या नहीं। कस्बे की सर्दियां डोंगजो से भी ज्यादा ठंडी थी। यहाँ हीटर नहीं थे, सिर्फ अंगीठी और मोटे रजाई कंबल। लीलुओ दादी के साथ घर का काम करती, बातें करती, उन्हें अस्पताल ले जाती, नए साल की सजावट तैयार करती। दिन साधारण लेकिन गर्मजोशी से भरे हुए। बस हर बार जब वह उस सड़क से गुजरती उसका दिल चुपचाप दुखने लगा। वहाँ अब वह मरम्मत की दुकान नहीं थी, उसकी जगह एक दूध वाली चाय की दुकान खुल चुकी थी। बड़े शीशे के दरवाजे, चमकती नियॉन लाइट जिस पर लिखा था पुल कप स्वीटी। पुराना शटर गायब हो चुका था। जहाँ कभी हान शू की सबसे प्यारी कार्य मेज हुआ करती थी, वहाँ अब 2 सफेद गोल मेजें रखी थी। कुछ हाई स्कूल की लड़कियां वहाँ बैठकर हंसे हुए सेल्फी ले रही थी। नमस्ते, स्वागत है, दूसरा कप आधी कीमत पर मिलेगा, एक कर्मचारी ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन लीलुओ दरवाजे पर ही खड़ी रही। वह लगातार उसी कोने को देख रही। उसे लग रहा था जैसे उस गुलाबी सजावट के पीछे से अब भी वह लड़का दिखाई दे रहा, जिसके हाथ हमेशा मशीन के रेल से सने रहे, जो सिर झुकाकर पूरे ध्यान से एक टेबल लैंप ठीक कर रहा था। दीदी कुछ ऑर्डर करेंगे? आवाज सुनकर लीलुओ होश में आई। नाक में सिर्फ मीठी दूध वाली चाय की खुशबू थी, न चीड़ की लकड़ी की महक, न मशीन के तेल की गंध। उनमें से कुछ भी नहीं बचा। नहीं धन्यवाद। वह जल्दी से मुड़ी और बाहर निकल गई। ठंडी हवा लगते ही उसकी आंखों से आंसू बहने। तब उसे समझ आया किसी इंसान के सारे निशान मिटाने के लिए कभी कभी सिर्फ 6 महीने और एक दूध वाली चाय की दुकान ही काफी होती। नए साल की रात लीलू अकेली नॉर्थ माउंटेन पर चली गई। पहाड़ की हवा बहुत तेज थी। दूरबीन वाला डिब्बा अब भी उसी पुरानी छिपी हुई जगह पर रखा था। लीलू जमीन पर बैठ गई। फोन की हल्की टॉर्च की रोशनी में उसने दूरबीन के सारे हिस्से एक एक करके बाहर निकाले। ठंड की वजह से उसके हाथ थोड़े अकड़े हुए थे, हर हरकत धीमी थी। उसे हान शू की हरकतें याद थी। यादों के सहारे उसने दूरबीन को धीरे धीरे जोड़ना शुरू किया। आखिरकार जब सब तैयार हो गया और उसने सिर उठाकर आसमान देखा, तभी उसे एहसास हुआ आज मौसम अच्छा नहीं था। घने बादलों ने पूरा आसमान ढक रखा था, एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा था। लीलुओ ठंडी हवा में कुछ देर खड़ी रही, फिर चुपचाप दूरबीन को दोबारा खोलकर सावधानी से डिब्बे में रख दिया। ताला लगाया, उसने फोन निकाला, उस परिचित नंबर को खोला और एक संदेश टाइप किया। नया साल मुबारक हो हान शू, आज रात को तारा नहीं है और तुम भी नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए यही दुआ करती हूँ, तुम सुरक्षित रहो। पहाड़ से नीचे उतरने वाला रास्ता बहुत अंधेरा था। लीलू बहुत धीरे धीरे चल रही, दिल अंदर से खाली लग रहा। जब वह आधे रास्ते पहुंची, अचानक उसके फोन की रोशनी टिमटिमाने लगी। अगले ही पल चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसका दिल घबरा उठा, पैर फिसल गया। तेज हवा के बीच उसका संतुलन बिगड़ गया। वह पत्थर की सीढ़ियों पर बुरी तरह गिर पड़ी। घुटनों और हथेलियों में तेज दर्द उठा, टखना भी मुड़ गया। पूरा शरीर दर्द से भर गया। लेकिन इस बार उसने तुरंत उठने की कोशिश नहीं की। वह ठंडी सीढ़ियों पर ही बैठ गई। पिछले 6 महीनों की सारी शिकायतें, सारी यादें, सारी तड़प जैसे अचानक बाहर निकल आई। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और वही नंबर मिलाया जो कब का उसकी यादों में बस चुका था। लेकिन स्पीकर से हमेशा की तरह वही आवाज आई, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो बंद है। असल में उसे यह जवाब पहले से पता। पिछले 6 महीनों में वह न जाने कितनी बार कॉल कर चुकी, आज भी कोई अलग नतीजा नहीं होना। उसने फोन को सीने से लगा लिया, घुटनों पर सिर रख दिया और अचानक उसे एक पुराना गीत याद आया। बहुत समय पहले जब वह कैंटोनीज सीख रही थी, वह अक्सर एक गाना गुनगुनाती थी, एक गर्ल्स प्रेयर। तब उसे बस उसकी धुन अच्छी लगी, शब्दों का मतलब समझ नहीं आता था। लेकिन आज इस सुनसान पहाड़ पर उसने उन शब्दों को सच में महसूस किया। मुझे डर है कि फिर कभी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा। अगर उसे खो दूं तो खुद पर भरोसा कैसे करूंगी। आज रात आसमान में कोई तारा नहीं था, ठीक वैसे ही जैसे उस गर्मी की कहानी का कोई अंत नहीं था। लीलुओ ने सिर उठाया, काले आसमान को देख आंसू लगातार बहते रहे, हथेलियों के घावों पर गिरे और जलन होने लगी। उसने धीरे से फुसफुसाया, भगवान बस 1 मिनट के लिए, 10 मिनट भी नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे उससे मिलवा दो। पहाड़ों के बीच हवा चीरती हुई गुजरी, जैसे उसकी तड़प का जवाब दे रही हो। हान शू, तुम अभी कहाँ हो? क्या तुम भी यही आसमान देख रहे हो? क्या तुम्हें भी वह लड़की याद आती है जो हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे घूमती? अगर हवा सच में संदेश पहुंचा सकती है तो उससे कहना मैं उसे बहुत याद करती हूँ। बहुत मार्च आया। डोंगजो में इस बार वसंत थोड़ा देर से पहुंचा। वुटोंग के पेड़ों पर नई कोंपलें बस निकलनी शुरू हुई। हवा में अभी भी सर्दी की हल्की गंध बाकी। नया सेमेस्टर शुरू होने के बाद लीलुओ ने कई लेख लिखे। उसकी लेखनी पहले से बेहतर होती जा रही। यहाँ तक कि एक प्रकाशन संस्था ने भी उससे संपर्क किया। वे उसकी किताब प्रकाशित करना चाहते। किसी छात्र के लिए यह बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन लीलुओ ने मना कर दिया। क्यों? मार्गदर्शक ने आश्चर्य से पूछा। कितने लोग ऐसे मौके का सपना देखते हैं? लीलुओ ने अपने कागज समेटते हुए कहा, मुझे लगता है कि मेरी लिखाई अभी भी बहुत हल्की है, ये अभी एक पूरी किताब का भार नहीं उठा सकती। मार्गदर्शक मुस्कुराए, तुम बहुत विनम्र हो शियाओलू, तुम्हारी लिखाई में एक अनोखी ताकत है। टूटन और मजबूती का जो एहसास उसमें है वह लोगों को छू जाता है। लीलू हल्का सा मुस्कुराई, कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह जानती थी वह ताकत कोई प्रतिभा नहीं, वह तो जिंदगी ने उसे सिखाई। अप्रैल में साहित्य क्लब ने एक लेखन गोष्ठी आयोजित की। मेंग सोंग ने कई लेखकों को आमंत्रित किया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उन्होंने लीलुओ को अलग से बुलाया। तुम्हारा हाल का लेख मैंने पढ़ा, पिछले साल की तुलना में भाषा शांत हो गई है, लेकिन पहले से ज्यादा तेज। लीलुओ ने नोटबुक कसकर पकड़ ली। धन्यवाद सर। मेंग सोंग ने चश्मा ठीक किया। लेकिन तुम अब भी एक ही भावना बार बार लिख रही हो, याद करना, इंतजार करना और बिना कुछ कहे बिछड़ जाना। लीलुओ, साहित्य को अपनी नजरें दूर तक फैलानी चाहिए, तुम हमेशा एक ही भावना में कैद नहीं रह सकती। लीलुओ थोड़ा चुप हो गई। क्या सच में? मुझे तो लगता है कि लिखाई सच्ची होनी चाहिए। मेंग सोंग मुस्कुराए, सच्चाई में भविष्य भी शामिल होता है। वह लड़का तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूँ, लेकिन वह तुम्हारी पूरी दुनिया नहीं होना चाहिए। लीलुओ ने धीरे से सिर हिलाया। आपकी बात सही है सर, मेरी दुनिया में बहुत कुछ है, पढ़ाई है, काम है, साहित्य क्लब है, दोस्त है, लेकिन उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे दिल में एक जगह है जो सिर्फ उसी की है, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी दुनिया नहीं देख सकती। मेंग सोंग उसे काफी देर तक देखते रहे, फिर संतोष से सिर हिलाया। तुम समझ गई हो, दर्द लेखन का ईंधन होता है, लेकिन उसे अपना पिंजरा मत बनने देना। उस रात लीलुओ ने अपनी डायरी में यह वाक्य लिख लिया, दर्द लेखन का ईंधन है, लेकिन
उसे अपना पिंजरा मत बनने देना। उस वाक्य के बगल में नॉर्थ माउंटेन से लाया हुआ एक छोटा सा जंगली फूल दबा हुआ। जून आते आते डोंगजो में बारिश का मौसम शुरू हो गया। लगातार लगभग एक हफ्ते तक बारिश होती रही। हवा में नमी भरी हुई थी। लीलुओ अभी अभी डाकघर से मनी ऑर्डर लेकर लौटी थी। इस बार भी रकम 2000 युआन थी और नीचे वही टेढ़े मेढ़े 4 शब्द लिखे थे, अच्छे से पढ़ाई करो। वह हॉस्टल की खिड़की के पास बैठी कांच पर फिसलती बारिश की बूंदों को देख रही थी। फिर उसने मनी ऑर्डर की पर्चियां निकालकर गिनना शुरू किया। नए साल के आसपास या फिर नए सेमेस्टर की शुरुआत में वह रहस्यमयी मददगार अक्सर ज्यादा पैसे भेज देता। कभी कभी महीने में सिर्फ 1000 युआन आते, लेकिन महीने के बीच में फिर 1000 और भेज दिए जाते। अब तक 15वीं पर्ची जमा हो चुकी। लीलुओ हर रकम को बहुत ध्यान से याद रखती, हर एक पैसे का हिसाब साफ साफ लिखती। वह मन ही मन तय कर चुकी ग्रेजुएशन के बाद उसे यह सारा पैसा लौटाना। उसी समय उसका फोन कंपन करने लगा। वीडियो कॉल थी शू सुइरान की। शियाओलुओ स्क्रीन के उस पार शू सुइरान का चेहरा लाल हो रखा। पीछे नानहुआ नॉर्मल यूनिवर्सिटी का खेल मैदान दिखाई दे रहा। देखो मैं डांस सीख रही हूँ, अगले सेमेस्टर मुझे किंडरगार्टन में इंटर्नशिप करनी, थोड़ी बहुत कला तो आनी चाहिए ना। लीलुओ अपनी दोस्त की अनाड़ी लेकिन गंभीर हरकतें देखकर हंस पड़ी। बहुत अच्छा लग रहा है सच में। शू सुइरान हाँफते हुए रुक गई। वैसे तुम गर्मियों की छुट्टियों में घर आ रही हो ना, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। इतनी खुश हूँ कि अब और छिपा नहीं सकती। लीलुओ लगभग समझ चुकी थी वह क्या बताने वाली है, लेकिन उसने अनजान बनने का नाटक किया। मुस्कुराकर बोली, मैंने 10 जुलाई की टिकट बुक कर ली है। सच? बहुत बढ़िया, फिर मिलते हैं। वीडियो कॉल खत्म हो गई। लीलुओ ने पर्चियां समेटी, फिर साहित्य प्रतियोगिता के लिए एक नया लेख लिखने बैठ गई। उसने डोंगजो की बारिश लिखी, बाइटिंग टाउन की बारिश लिखी और अंत में लिखा, कुछ लोग कहते हैं कि समय हर घाव भर देता है, लेकिन कुछ बारिशें ऐसी होती हैं जो दिल में कभी नहीं रुकती। वे एक अदृश्य नदी बन जाती है, एक ऐसी नदी जिसे कोई नहीं देखता। वह चुपचाप बहती रहती है और भीतर किसी जिद्दी चीज को सींचती रहती है, एक ऐसी चीज जो रोना नहीं चाहती। उसका नाम है इंतजार और उम्मीद। जुलाई में लीलुओ वापस बाइटिंग टाउन लौट आई। कस्बा अब भी वैसा ही था, गर्म, नम और शोर से भरा हुआ। गली की पत्थर वाली सड़क धूप में तप रही, हवा में पेड़ों की खुशबू तैर रही थी। जब उसने फिर से शू सुइरान और सॉन्ग जिनियन को देखा तो दोनों के बीच का माहौल पहले से अलग लग रहा। लीलू ने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा, क्या बात है, तुम दोनों इतने अजीब क्यों लग रहे हो? शू सुइरान खुशी से उसे गले लगा बैठी। हम दोनों साथ हैं। पिछले महीने मेरे जन्मदिन पर इसने नानहुआ आकर मुझे प्रपोज किया था। उस दिन मॉनिटर इतना घबराया हुआ था कि चेहरा पूरा लाल हो गया, कुछ ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। वो मेरा बहुत ख्याल रखा और उसने बताया कि वह मुझे बहुत समय से पसंद करता। शू सुइरान हाथ हिलाकर पूरी प्रेम कहानी सुनाती रही। अब तक उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्लास का टॉपर उसे इतने सालों से पसंद करता था। लीलुओ चुपचाप सुनती रही, उसकी आंखों में सिर्फ नरमी थी। बहुत अच्छा, वह दिल से अपनी दोस्त के लिए खुश थी। गर्मी की छुट्टियों में लीलुओ का ज्यादातर समय दादी के साथ दिया। ली सुहुआ की कमर अब काफी ठीक हो चुकी थी, लेकिन लीलुओ फिर भी उन्हें भारी काम नहीं करने देती। घर का सारा काम उसने खुद संभाल लिया, खाना बनाना, सफाई करना, दादी के साथ टहलना, सब कुछ। शाम को दादी और पोती गली के बाहर पत्थर की बेंच पर बैठकर ठंडी हवा खाती थी। एक दिन अचानक ली सुहुआ बोली, शियाओलुओ, तुम अब भी उस लड़के को याद करती हो ना? लीलू ने इनकार नहीं किया, धीरे से सिर हिलाया। हाँ। ली सुहुआ ने लंबी सांस ली। याद करती हो तो करती रहो, लेकिन खुद को तकलीफ मत दो। समय पर खाना खाओ, समय पर सो। अगर वह वापस आया और उसने देखा कि तुम दुबली हो गई हो तो उसे दुख होगा। दादी, मैं बूढ़ी जरूर हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। ली सुहुआ ने उसका हाथ दबाया। वह लड़का अच्छा है, बस उसकी किस्मत खराब। लेकिन जिनकी किस्मत खराब होती है उन्हें ही सबसे ज्यादा किसी की याद की जरूरत होती है। लीलू चुपचाप दादी के कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। डूबता सूरज पूरी गली को सुनहरे रंग में रंग रहा था। दूर कहीं किसी घर से टीवी की आवाज आ रही और बच्चों की हंसी भी। समय कभी कभी बहुत क्रूर होता है, वह यादों को धुंधला कर देता है और तड़प को और लंबा। दूसरे साल की पढ़ाई शुरू होने के बाद लीलू पहले से भी ज्यादा व्यस्त हो गई। मुख्य विषयों के अलावा उसने पत्रकारिता, लेखन और संपादन प्रकाशन भी चुन लिया। उसके अंक इतने शानदार थे कि लोग हैरान रह जाते। सभी मुख्य विषयों में उत्कृष्ट अंक। उसके लेख लगातार बड़ी साहित्यिक पत्रिकाओं में छप रहे। उसे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति भी मिली और विश्वविद्यालय की प्रथम श्रेणी छात्रवृत्ति भी। जब परिणाम आए उसकी रूममेट्स खुशी से उसे गले लगाने दौड़ पड़ी। शियाओलुओ, तुम तो कमाल हो, आज दावत चाहिए। लीलू हंस पड़ी। ठीक है, क्या खाना है? हॉटपॉट। विश्वविद्यालय के पीछे खुली नई हॉटपॉट दुकान में भाप उठ रही। कुछ लड़कियां एक मेज के चारों ओर बैठी गपशप चल रही थी, भविष्य की बातें हो रही थी। एक रूममेट ने पूछा, शियाओलुओ, अब तो तुम्हें इतनी सारी छात्रवृत्तियां मिल रही हैं, इतनी मेहनत करके पार्ट टाइम काम करने की जरूरत नहीं है ना? लीलू ने सिर हिलाया। फिर भी करना पड़ेगा, मुझे पैसे बचाने हैं। इतने पैसे बचाकर क्या करोगी? दूसरी रूममेट ने जिज्ञासा से पूछा। तुम कपड़े भी नहीं खरीदी? मेकअप भी नहीं करती, यहाँ तक कि बबल टी भी बहुत कम पीती हो। लीलू ने मांस का एक टुकड़ा उठाया, उसे उबलते लाल शोरबे में डुबोया। उठती भाप से उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई। फिर धीरे से बोली, कर्ज चुकाने के लिए। सभी चौंक गए। कर्ज? तुम पर इतना कर्ज है? लीलू ने हल्की मुस्कान दी। बहुत ज्यादा, इसलिए मुझे जी जान से पैसा कमाना होगा। रूममेट्स को लगा शायद उसके परिवार पर कोई आर्थिक परेशानी है। उन्होंने आगे सवाल नहीं की, बस उसकी प्लेट में और खाना डालने लगी। तो और खाओ, पेट भरकर खाओगी तभी पैसे कमा पाओगी। लीलू मुस्कुराकर खाना लेती रही, लेकिन उसके दिल के अंदर अब भी एक सूना मैदान फैला हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं सारा कर्ज चुका दूं तो क्या तुम वापस आ जाओगे? दिसंबर आ गया था। सर्दियों में वुडोंग के पेड़ों से सारे पत्ते झड़ चुके थे और शाखाएं बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। लीलू कॉफी शॉप में काम कर रही थी। दोपहर का समय था और दुकान में ज्यादा ग्राहक नहीं थे। वह काउंटर पर झुकी हुई थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। वेलकम। उसने सिर उठाया तो देखा कि लियांग यानशु अंदर आ रहा था। एक चीज के? ठीक है, 1 मिनट। लीलू ने सिर हिलाया और काम में लग गई, लेकिन
तभी लियांग यानशु मुस्कुराया। केक तो तुम्हारे लिए है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। लीलू का हाथ रुक गया। क्या बात? जल्दी नहीं है, तुम्हारा काम खत्म हो जाए फिर बात करते हैं। लियांग यानशु तीसरे साल का छात्र था। साहित्य विभाग में उसकी काफी पहचान थी। वह बेहतरीन लिखता था और अगले साल की परीक्षा की तैयारी में भी व्यस्त था। जब लीलू का काम खत्म हुआ तो उसने कुछ दस्तावेज उसकी तरफ बढ़ा दिए। मैं इस सेमेस्टर के बाद साहित्य क्लब के अध्यक्ष पद से हटने वाला हूँ। बहुत सोचने के बाद मुझे लगता है कि यह जिम्मेदारी संभालने के लिए तुम सबसे सही इंसान। उसकी नजरें बेहद गर्मजोशी से भरी थी। तुम हर काम बहुत ध्यान से करती हो, तुम्हारी लिखावट में भी जान है। लीलुओ को झिझकी। सीनियर, मुझे नहीं लगा कि मैं ये कर पाऊंगी और मैं लोगों से घुलने मिलने में भी बहुत अच्छी नहीं हूँ। लियांग यानशु हंस पड़ा। साहित्य क्लब कोई डिबेट टीम नहीं है। फिर वह कुछ पल तक उसे देखता रहा। और अध्यक्ष पद के अलावा मैं तुम्हें एक और चीज भी देना चाहता हूँ। लीलुओ दस्तावेज लेने ही वाली थी कि उसने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें साफ, बिना किसी उलझन के। सीनियर, अगर क्लब के काम की बात है तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए। लियांग यानशु उसकी साफ साफ दूरी बनाए रखने वाली प्रतिक्रिया समझ गया। वह हल्के से मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान में कड़वाहट थी। लीलू, तुम इतनी समझदार हो। मुझे यकीन नहीं होता कि 1 साल से ज्यादा समय से मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करता हूँ, ये तुम्हें समझ नहीं आया होगा। सीनियर, लीलू ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आवाज साफ लेकिन उसमें कोई गुंजाइश नहीं। आपकी भावनाओं के लिए धन्यवाद। साहित्य क्लब की जिम्मेदारी मैं ले सकती हूँ, लेकिन बाकी बातों के लिए मुझे माफ कीजिए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। लियांग यानशु कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में निराशा झलक गई, लेकिन वह समझदार इंसान था। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या यह तुम्हारे उस हाई स्कूल वाले सहपाठी की वजह से? लीलू ने चुपचाप सिर हिला दिया। हाँ, लियांग यानशु ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन लीलू, तुम दोनों को अलग हुए कितना समय हो गया है? मैंने सुना है कि वह डोंगजोउ में भी नहीं है। शायद उसने यूनिवर्सिटी तक नहीं ज्वाइन किया। क्या तुम सच में सोचती हो कि वह अभी भी तुम्हारी दुनिया में मौजूद है? हम रिश्ते में नहीं थे, लीलुओ ने कहा। तो फिर तुम दोनों साथ भी नहीं थे? लियांग यानशु ने जवाब दिया। लेकिन लीलुओ ने फिर उसे रोक दिया। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, मगर आंखों में अजीब सी जिद। किसने कहा कि मैं उसका इंतजार कर रही हूँ? लियांग यानशु कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर उसने पूछा, क्या यह सब वाकई इसके लायक है? खिड़की के बाहर सर्द हवा बह रही थी। लीलू ने बाहर देखा। पता नहीं वह लियांग यानशु को जवाब दे रही थी या खुद को। कुछ चीजों को समय से नहीं नापा जा सकता कि वे इसके लायक हैं या नहीं। उस रात वह वापस हॉस्टल लौटी। लिंजिया को दिन की सारी बात पता चल चुकी। वह गुस्से में उसके सिर पर हल्का सा थप्पड़ मारते हुए बोली, मेरी प्यारी पूर्वज, वह लियांग यानशु था, हमारे विभाग का मेल गॉड, अच्छा परिवार, हैंडसम, पढ़ाई में टॉपर, और सबसे बड़ी बात, वह सच में तुम्हें पसंद करता। तुमने उसे कैसे मना कर दिया? मैं उसे पसंद नहीं करती, लीलू ने क्लब की फाइलें व्यवस्थित करते हुए कहा। लिंजिया हार नहीं मानी। पसंद तो बाद में भी हो सकती है। लियांग सीनियर कोई गैर जिम्मेदार इंसान नहीं है। असल में सिर्फ लियांग यानशु ही नहीं, लीलुओ को पसंद करने वाले और भी बहुत लोग थे। सुंदर, प्रतिभाशाली और दयालु लड़की के पीछे चाहने वालों की कमी नहीं। कोई फूल भेजता था, कोई लाइब्रेरी में उसका इंतजार करता था, कोई प्रेम पत्र लिखता था। यहाँ तक कि एक लड़के ने हॉस्टल के नीचे दिल के आकार में मोमबत्तियां तक लगा दी। लगभग आग लग जाती अगर सिक्योरिटी गार्ड समय पर न पहुंचे। लेकिन लीलू हमेशा विनम्र दूरी बनाए रखती। वह किसी को भी गलत उम्मीद नहीं देती। लिंजिया ने कुर्सी घुमाकर उसकी तरफ देखा। सच सच बताओ शाओलू, क्या तुम अभी भी अपने उस हाई स्कूल वाले लड़के का इंतजार कर रही हो? लीलुओ के हाथ अचानक रुक गए। लिंजिया ने उंगलियों पर हिसाब लगाना शुरू किया। हाई स्कूल के बाद तुम लोग अलग हुए, अब दूसरा साल भी खत्म होने वाला है। एक बार भी मुलाकात नहीं हुई, एक फोन कॉल तक नहीं हुई। वह धीरे से बोली, थोड़ा वास्तविक बनो शाओलू, अपनी पूरी जवानी किसी ऐसे इंतजार में मत बर्बाद करो जिसका कोई यकीन नहीं है। क्या पता वह तो कब का। लिंजिया, लीलुओ ने अचानक उसे रोक दिया। लिंजिया चौंक गई। उसने पहली बार लीलुओ को इतना पीला और घबराया हुआ देखा था, जैसे उसकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज अचानक गायब हो गई हो। लीलुओ को सांस लेना मुश्किल लगने लगा। वह खुद से भी अनगिनत बार यह सवाल पूछ गई, क्या यह सब इसके लायक? क्या हानशु अभी भी उसे याद करता होगा? क्या उसे कोई और मिल गया हो? क्या वह उसका इंतजार करना छोड़ दे? इन सवालों का जवाब उसके पास नहीं। वह नहीं जानती थी कि वे दोबारा मिलेंगे भी या नहीं। लियांग यानशु बहुत अच्छा इंसान था। दुनिया में और भी बहुत अच्छे लोग थे। वे सब धूप और प्यार में बड़े हुए पेड़ों की तरह, मजबूत, हरे भरे और जीवन से भरे। लेकिन हानशु अलग था। वह अंधेरे में जीता रहा, फिर भी उसने अपनी जिंदगी की एकमात्र धूप, अपनी सारी गर्माहट, अपना सब कुछ लीलुओं को दे दिया। ऐसा प्यार जो किसी को बचाने के लिए खुद को भी तबाह कर दे। जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है। लीलुओं ने आंखें झुका ली। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। अगर तुमने कभी ऐसा गर्मजोशी से भरा और फिर भी खुद को रोकर रखने वाला इंसान देखा हो, अगर किसी ने तुम्हें बिना कुछ बचाए, बिना किसी शर्त के, यहाँ तक कि खुद को मिटाकर भी बचाया हो, वह हल्का सा मुस्कुराई, तो फिर चाहे पूरी जिंदगी उससे दोबारा मुलाकात न हो, तब भी यह इंतजार इसके लायक होता है। उस साल की सर्दियां कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। साहित्य क्लब की जिम्मेदारी संभालने के बाद लीलुओ को सेमेस्टर की विशेष पत्रिका की तैयारी भी करनी थी। इस बार का विषय था वतन और दूरियां। सीनियर नमस्ते। सीनियर गुड मॉर्निंग। क्लब में इस साल कुछ नए प्रथम वर्ष के छात्र भी शामिल हुए। सभी काफी उत्साहित थे। लीलू ने मुस्कुराकर सबका अभिवादन किया और मंच के सामने जाकर अपनी फाइलें रखी। आज हम वतन विषय पर विशेषांक की तैयारी पर चर्चा करेंगे। उसने नोटबुक खोली। अगले महीने कॉलेज पत्रिका में यह विशेषांक प्रकाशित होगा। हर सदस्य को एक लेख जमा करना होगा। विषय और शैली की कोई सीमा नहीं है, लेकिन लेख में सच्ची भावनाएं होनी चाहिए। तभी पीछे से एक छात्र ने हाथ उठाया। सीनियर, क्या जरूरी है कि हम अपने ही शहर या गांव के बारे में लिखें? मेरा घर तो बस एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ लिखने लायक कुछ खास नहीं है। लीलू हल्का सा मुस्कुराई। वतन की अहमियत
अहमियत उसके बड़े या छोटे होने में नहीं होती, वह कुछ पल रुकी। अहमियत उन लोगों और यादों की होती है जिन्हें तुम कभी भूल नहीं पाते। वह गली के मोड़ वाला नाश्ते का ठेला भी हो सकता है, गर्मी की दोपहर में सुनाई देने वाली झिंगुरों की आवाज भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिससे तुम दोबारा कभी नहीं मिल पाओगे। उसकी आवाज बहुत धीमी, लेकिन पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। चर्चा आगे बढ़ती रही। नए सदस्य धीरे धीरे खुलकर अपने शहरों और गांवों की कहानियां सुनाने लगे। जब एक नई प्रथम वर्ष की छात्रा की बारी आई तो वह थोड़ा झिझकते हुए खड़ी हुई। मेरा नाम सू शाओ है, मैं यूनान से हूँ। मैं अपने शहर के बाजार के बारे में लिखना चाहती हूँ। वहाँ हर तरह की चीजें बिकती हैं, बहुत चहल पहल रहती है। बहुत अच्छा विषय है, लीलू ने प्रोत्साहित किया। अगर थोड़ा और विस्तार से लिखो तो और अच्छा हो। सू शाओ ने सिर हिलाया, फिर धीरे से बोली, असल में मेरे लिए यूनिवर्सिटी तक पहुंचना आसान नहीं था। मेरा घर पहाड़ों में है। अगर मुझे आर्थिक सहायता नहीं मिली होती तो शायद मैं हाई स्कूल भी पूरा नहीं कर पाती। आर्थिक सहायता? लीलू ने अचानक सिर उठाया। किस तरह की सहायता? एक छात्र सहायता योजना, सू शाओ ने जवाब दिया। हर सेमेस्टर पैसे सीधे हमारे स्कूल के खाते में भेज दिए जाते हैं, फिर स्कूल हमें जारी कर देता है, इसलिए मुझे फीस की चिंता नहीं करनी पड़ती। लीलू के हाथ में पकड़ी हुई कलम अचानक रुक गई। सीधे स्कूल के खाते में? सीनियर, सू शाओ ने उसे देखा। आप ठीक है? लीलू कुछ सेकंड चुप रही, फिर पूछा, आजकल ज्यादातर सहायता राशि सीधे स्कूल या बैंक खाते में ही भेजी जाती है। सू शाओ हैरान होकर बोली, और कैसे भेजेंगे? पास बैठे दो और छात्र भी बातचीत में शामिल हो गए। मेरे हाई स्कूल का एक दोस्त भी सहायता पाता था, उसके पैसे सीधे बैंक कार्ड में आते। हाँ, अब तो दूर दराज के इलाकों की सरकारी सहायता भी सीधे खाते में ही आती है। वैसे सू शाओ, मैंने सुना है तुम्हारे इलाके के चावल वाले नूडल्स बहुत मशहूर हैं। बाकी छात्र अब भी अपने अपने शहरों और यादों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन लीलुओ के कानों में जैसे रुई भर गई। चारों तरफ की आवाजें धुंधली पड़ गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या सहायता राशि सचमुच ऐसे ही भेजी जाती है? उसे हर बार पोस्ट ऑफिस जाकर पैसे लेने का दृश्य याद आने लगा। कर्मचारी लोहे की अलमारी से वह हल्के हरे रंग की मणि ऑर्डर पर्ची निकालता, वह हस्ताक्षर करती, फिर बगल वाली खिड़की से नकद पैसे ले। न कभी कोई बैंक कार्ड, न कभी कोई स्थायी खाता, और न ही कभी भेजने वाले का नाम। भेजने वाले खाने में हमेशा खाली जगह होती। क्या यह